हेलो टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अभी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी क्या होती है। हम लोग क्लास 11 की बायोलॉजी को पूरा रिवाइज नहीं कर रहे, हम लोग बस जो कल पढ़ा है अब हम लोग क्लास 12 को एक न्यू सीरीज की तरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी क्या थी बच्चों? स्टोरी थी। किसकी स्टोरी थी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी थी दुनिया में। और किनकी स्टोरी थी? जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रही है उनकी स्टोरी है। याद करो, मैंने जब चैप्टर 1 पढ़ाया था क्लास 11 के बायोलॉजी में, उसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी स्टोरी है, हम बने, तुम बने, एक दूसरे के लिए वाली स्टोरी। तो ये हम कैसे बने, ये वाली स्टोरी जो है ये अब हम पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आखिर ये प्लांट्स कैसे बने हैं। ये प्लांट्स कैसे अपनी प्रोजेनी मतलब अपने जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। जब हमें प्लांट्स का पता चल गया, अब हमें कोई हमारा तो बताओ कि हम दुनिया में कैसे आए। हमें तो ये बात पता ही नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। अब बच्चों मैंने ना कल एक चीज मिस कर दी थी, जब वो थी कि मैं जब तुम लोग कल मैंने इंट्रो में हर चैप्टर का वेटेज नहीं बताया था। तो कल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कल तो मैंने पढ़ा दिया कि ये 4 to 5 PYQs कंस्टिट्यूट करता है। बच्चों अब हम हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी 4 to 5 PYQs यहाँ से आते हैं। और जब रिप्रोडक्शन कर लिया तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो अल्टीमेट डॉक्टर्स हैं। हमें ये सब तो पता चल गया, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे। तो टोटल 3 to 4 PYQs इससे आते हैं। तो 4 4 8 3 11, 5 5 10 4 14 इतने PYQs आ रहे हैं। और 11 फोर का क्या होता है 44, 14 फोर का क्या होता है 56। इतने मार्क्स का ये यूनिट है। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ना एक बेसिक थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि क्या होता है एक्चुअली हमारे अंदर, हम कैसे बने, तुम कैसे बने, आज इसकी स्टोरी सुनेंगे। हमें पता है कि हम अपने मम्मी पापा से बने। ये मम्मी है, ये पापा है, मेल और फीमेल बॉडी। अब हमारे मम्मी पापा कुछ सेल बनाएंगे, हम लोग क्या अल्टीमेटली बहुत सारे सेल से मिलकर के हम लोग बने। तो मम्मी पापा कोई सेल बनाएंगे, वो कुछ स्पेशल सेल होगा ताकि उससे हम लोग बन सके। तो वो स्पेशल सेल क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। पापा ने भी गैमेट्स बनाया, मम्मी ने भी गैमेट्स बनाया। ये वो स्पेशल सेल्स है जिससे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो ये जो सेल है इसका जब फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। वहां तक समझ आ गया? मम्मी ने भी गैमेट बनाया, पापा ने भी गैमेट बनाया। अब जब ये गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो मम्मी और पापा के गैमेट एक दूसरे से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो बाय द मीन्स ऑफ इंसेमिनेशन। अब यहाँ पे इतना बड़ा वर्ड मैंने बोला इंसेमिनेशन, कुछ नहीं समझ आया? ऑब्वियसली नहीं समझ आएगा। तो इसके लिए पहले आप समझो कि पापा के गैमेट को क्या बोलेंगे, स्पर्म्स बोलेंगे। मम्मी के गैमेट को क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे। ठीक है। ये स्पर्म जब बहुत सारे आपस के फ्लूइड से मिलता है तो उसको बोलते हैं सीमन। तो जब ये मेल गैमेट फीमेल के अंदर जा रहा है, अंदर मतलब इन जा रहा है, क्या जा रहा है, सीमन जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनसेमिनेशन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये पापा ने गैमेट बना दिया, मम्मी ने गैमेट बना दिया। मम्मी बोलेगी मैं अपने गैमेट को बाहर नहीं निकालूंगी, तो पापा बोलेंगे ठीक है मैं तुम्हें अपना गैमेट देता हूँ। पापा ने अपना गैमेट दे दिया, तो क्या हुआ, इंसेमिनेशन हो गया। अब पापा के गैमेट और मम्मी के गैमेट क्या करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज करेंगे। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स में जब दो प्लांट्स मिल रहे थे तो क्या हो रहा था, पॉलिनेशन। यहाँ पे और फिर उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। अब जब स्पर्म्स और ओवम मिल गए और फर्टिलाइजेशन हो गया तो कुछ ये स्पर्म क्या थे, एन थे।
और ओवम क्या था? एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। पापा तो 2n थे, मम्मी भी 2n थी, लेकिन पापा और मम्मी दोनों जन 2n देते तो हम लोग क्या बन जाते? 4n। तो ऐसा तो करना नहीं है। तो ये जब गैमेट बना तो ये n था, ये जो गैमेट बना ये भी n था, और फिर अल्टीमेटली n और n मिलके हम लोगों के अंदर क्या, पापा मम्मी ने क्या बनाया? जाइगोट, जो कि कैसा स्ट्रक्चर था? 2n। अब ये बन कहाँ रहा है? फीमेल बॉडी में, ठीक है। अब जब ये जाइगोट बन गया तो जाइगोट को रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए, पेट में ऐसे ही तो उसको नहीं छोड़ देंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे, उसको थोड़े दिन के लिए जगह देनी पड़ेगी बाहर आने से पहले। तो इसका क्या मतलब होगा कि जाइगोट जो है वो पहले ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, और वो जब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये जाके हमारे यूटेरस में के वॉल में थोड़े दिन रहेगा। कैसे रहेगा? उसके ऊपर इम्प्लांट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अब वो वहां पे ग्रो करेगा थोड़े दिन। जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रायो में। अब इसका डेवलपमेंट कितने महीने तक होगा? 9 महीने तक। उस पीरियड को क्या बोलेंगे? जेस्टेशनल पीरियड। अब जब 9 मंथ्स हो गए, बच्चा बाहर आने वाला है, और बच्चा बाहर आ गया, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्च्यूरेशन। क्या समझ आया? पहले क्या हुआ? हम कैसे बने, तुम कैसे बने, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल समझना है। हमको पता है हमारे पास एक मम्मी है, हमारे पास पापा है, हम लोग उन दोनों से ही बने। तो कैसे बने? हमें ये पता है अभी तक, जो हमने क्लास 11 की बायोलॉजी में पढ़ा, कि हमारे अंदर सेल्स, हम सेल से बने। तो एक स्पेशल सेल पापा दे रही होगी, एक स्पेशल सेल मम्मी दे रही होगी, उससे बनेंगे हम लोग। वो स्पेशल सेल का नाम क्या है? गैमेट। तो जब मम्मी और पापा गैमेट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब जब ये गैमेट बन गए तो ये गैमेट एक दूसरे से मिलेंगे कहाँ? बाहर में मिलेंगे क्या? नहीं। मम्मी बोलेगी मैं बाहर ओवम नहीं रिलीज करूंगी, तो पापा बोलेंगे रुको, मैं अपना स्पर्म अंदर देता हूं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। जब इंसेमिनेशन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास आए, वो दोनों ने क्या किया? फ्यूजन, जिसको बोला फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? जाइगोट बनेगा। तो क्या जाइगोट ऐसे ही मदर के अंदर घूमता रहेगा? बिल्कुल नहीं। पहले जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? एक ब्लास्टोसिस्ट में। और जब वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया फिर जो यूट्रस के वॉल में जाएगा, बोलेगा मुझे थोड़े दिन के लिए, 9 महीने के लिए अपने अंदर रखो, अभी मैं बाहर सरवाइव नहीं कर सकता। तो वो बोलेगा मुझे अपने अंदर इम्प्लांट कर लो, दैट इज इम्प्लांटेशन। और जब वो इम्प्लांट कर दिया, धीरे धीरे जाइगोट डेवलप करेगा, वो क्या बनाएगा? एम्ब्रायो। ये तो हम लोगों ने प्लांट्स में भी पढ़ा था। जाइगोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रायो। तो ये एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट हो रहा है 9 महीने तक पेट में, उसको क्या बोल रहे हैं? जेस्टेशन। फाइनली जब वो बच्चा तैयार हो गया तो, और वो बाहर आने के लिए रेडी है, तो डिलीवरी ऑफ बेबी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पार्च्यूरेशन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एकदम बेसिक से समझना है, सारी चीजें यहीं पे याद हो जाएगी, बहुत सिंपल है। ये हमारे अंदर तुम्हारे अंदर ही चल रहा है, तो सब कुछ हमें इजिली समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। सबसे पहले हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ है? पेल्विस में। बच्चों को पता है क्या पेल्विस किस पार्ट को बोलते हैं? आई होप पता होना चाहिए। ये हमारा बॉडी है, ये हमारा सर है, गला है, ये हमारा चेस्ट, और चेस्ट के नीचे ये पेट वाला रीजन, और पेट का जो लोअर हाफ होता है बच्चों, उसको हम लोग हमारा पेल्विक रीजन बोलते हैं, ये वाले रीजन को। तो यहीं पे क्या है? हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा? एक स्ट्रक्चर होगी टेस्टीज। टेस्टीज वर्ड कहीं सुना था क्या? कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, चैप्टर 19 में। वहां पे बोला था इसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो उधर रिवाइज करेंगे। तो ये जो टेस्टीज है, जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन है, वो टेस्टीज क्या डायरेक्टली स्पर्म को बाहर निकाल देगा? नहीं।
तो टेस्टिस को किसी डक्ट के थ्रू, बहुत सारे डक्ट के थ्रू, बहुत सारे कनेक्शंस के थ्रू जाना पड़ता है और फिर जाकर के वो अपना सिक्रीशन को बाहर निकालता है वाया द एक्सटर्नल जेनाइन फेलियर, जहां से सिक्रीशन बाहर जा रहा है। तो ग्लैंड्स क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या है, ये स्पर्म के साथ बहुत सारे फ्लूइड का सिक्रीशन मिलता है ताकि स्पर्म्स इजीली क्या हो सके, जा सके बाहर, इजीली लुब्रिकेट हो सके पेनिस। तो बहुत सारे ग्लैंड्स है जिससे इजीली सीमन बाहर आ सके। तो ये ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन भी करते हैं और स्पर्म्स को क्या करते हैं, और भी ज्यादा फ्लूइड बना देते हैं, और भी ज्यादा उसको और बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली बाहर चला जाए। तो इन ग्लैंड्स का ये काम है। तो अब एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस सबको पता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल्स का क्या होता है, टेस्टिस। अब ध्यान से सुनना, फीमेल्स रिलेट नहीं कर पाएंगे लेकिन उनको अच्छे से समझते हुए चलना है। आगे जाके डॉक्टर बनोगे, हर टाइप के पेशेंट का इलाज करना पड़ेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो सब सारी फिजियोलॉजी चाहे मेल्स की हो चाहे फीमेल्स की हो, सब अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये मजाक यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ इस चैप्टर पे। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों, पेट के बाहर क्यों प्रेजेंट है, एक पाउच में प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ये चीज हमें याद रखना है, एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। ठीक है, ये बाहर इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो हमारे उसको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, लोअर टेम्परेचर में। अगर वो हमारे पेट के अंदर ही रहेगा तो हमारा जो इनर टेम्परेचर है उस पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे बॉडी ने फिजियोलॉजिकली ये अडेप्शन किया ताकि स्पर्म्स का फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए, तो उसको बाहर एक pouch, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, उसमें टेस्टिस को रख दिया। अब वो क्या करेगा, वहां पे टेम्परेचर कम है, कितना कम है, हमारे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर कम है। अब क्या होगा वहां पे, अब वहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। अब तुम शेप देखो, एडल्ट टेस्टिस की शेप देखो, ओवल शेप का होता है, ये याद रखना है। इसकी लंबाई ज्यादा होती है, दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर, और विथ जो होता है बच्चों 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर। और इस टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होगी। ठीक है, ये वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको अच्छे से याद रखना है। अब हमारी टेस्टिस बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, मतलब जिसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोल रहे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में ये डिवाइडेड है। और हर एक कंपार्टमेंट से, हर एक लॉब्यूल से 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सेमिनिफेरस टिब्यूल है बच्चों जहां पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो अगर कोई पूछेगा स्पर्म्स कहाँ बन रहा है, तो डायरेक्ट टेस्टिस बोलोगे कि टेस्टिस की सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलोगे, टेस्टिस की सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में बन रहा है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कैसे बन रहा है, यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स है, एक मेल जर्म सेल है और एक सर्टोली सेल है। जर्म सेल भी स्पर्म का फॉर्मेशन करती है और इस जर्म सेल का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्म बनाएगी बाद में जाकर के। स्पर्म एटोगोनिया से इसको कैसे याद रख सकते हो, स्पर्मेटोगोनिया को, स्पर्म रुको रुको मैं आ रही हूं तुम्हें बनाने के लिए, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्म गोनिया, स्पर्म बनने वाला है। अब इसमें क्या होगा, कैसे बनेगा, इस मेल जर्म सेल्स में पहले मियोसिस होगी और फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो क्या ये स्पर्म बन गया, इसको खाना भी तो चाहिए, तो खाना कौन देगा, सर्टोली सेल्स देंगी जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। यहां तक समझ आया। अब स्पर्म, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात हो गई, इसके बाहर कुछ खाली जगह बचा है, उस खाली जगह में कुछ सेल्स है जिसका नाम है लेडी सेल्स। याद करो टेस्टिस वाले जब मैं पढ़ा रही थी चैप्टर 19, उसमें भी लेडिक सेल्स आया था। यही लेडिक सेल्स क्या बना रहे हैं, टेस्टिस के हार्मोन बना रहे हैं। टेस्टिस के हार्मोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। और बड़े हो जाओगे तो क्या पता चलेगा, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ पे बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकली कंपीटेंट सेल्स भी प्रेजेंट हैं। पीवाईक्यूज पूछा गया है कि आखिर ये जो हार्मोन है मेल का, दैट इज एंड्रोजन, उसको सिक्रीट कौन कर रहा है, तो उसको सिक्रीट हमारे लेडी सेल्स कर रहे हैं। अब यहां तक जो बात थी बच्चों, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने चैप्टर 19 में सब पढ़ाया था।
फिर एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। वहां पे टेस्टिस पढ़ो चाहे यहाँ पे पढ़ो, बात बराबर है, बल्कि वहां ज्यादा डिटेल में है। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने बताया था कि हाँ भैया ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्यों? क्योंकि हार्मोन बना रही है। एक पेयर में है, एक टेस्टिस नहीं है, दो टेस्टिस है, दो बॉल्स है। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने देखा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या होता है, टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट लॉब्यूल्स होते हैं उसी से निकलता है एक से तीन, दो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। और बाहर में क्या होता है उसके? इंटरस्टिशियल टिश्यू, और इंटरस्टिशियल टिश्यू ही सेल्स रिलीज करती है जिसका नाम है लेडिंग सेल्स, और ये लेडिंग सेल्स ही मेल हॉर्मोन्स बना रही है। यही मेल हार्मोन क्या करेगी? डेवलपमेंट कराएगी, मैच्योरेशन कराएगी इसके सारे एसेसरी सेक्स ऑर्गन का। मेल्स में जो मसल का ग्रोथ हो रहा है, मेल्स में जो हेयर्स आ रहे हैं, मेल्स में जो गुस्सा है, मेल्स का जो इतना भारी आवाज है, मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होना, उसकी सेक्सुअल बिहेवियर, इनफैक्ट जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, ये सब ये एंड्रोजन हार्मोन ही रेगुलेट करता है। समझ आ गया? ये यहाँ से भी याद हो गया और वहां से भी हमें टेस्टीज याद हो गया। कोई प्रॉब्लम अभी तक? नहीं। अब स्पर्म बन तो गया है, स्पर्म को बाहर कैसे निकाले? कोई ओपनिंग्स दो, कोई डक्ट दो, कोई रास्ता दो। तो वो रास्ता है एसेसरी डक्ट। तो सबसे पहले टेस्टीज में क्या बना? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। वो किसमें खुलेगा? तुमको याद रखना है, आर वी ई वी। ये एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं तुम्हें ऐसे करके याद करवा रही हूँ। इट्स आर वी ई वी, सब साथ साथ बोलेंगे। टेस्टीज पहले किसमें खुलेगा? अपने छोटे भाई में जिसका नाम है रेटे टेस्टीज, छोटा टेस्टीज। ठीक है। अब जब वो रेटे टेस्टीज में खुल गया, फिर वो किस में खुलेगा? एक वास ईफरेंस में, ईफरेंसिया। फिर क्या खुलेगा? एपी डी डाइमिस, याद करना है। और फिर वास का तो वास यहाँ पे रहेगा ही, लेकिन यहाँ ईफरेंस था, यहाँ डीफरेंस हो जाएगा। इसको दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, और एग्जाम में ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाएगा। यही वास डिफरेंस अब किस में खुलेगा? सेमिनल वेसिकल में खुलेगा। फिर एस ई, और ये सेमिनल वेसिकल इजैक्यूलेट, फिर किसमें खुलेगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। यहीं पे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होगा स्पर्म का फ्रॉम टेस्टिस से बाहर की तरफ। यहीं पे स्पर्म आकर के स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। नाम ही है इजैक्यूलेट। इजैक्यूलेट करने का क्या मतलब? निकालना। कहाँ से निकलेगा? इसी डक्ट से निकलेगा। और किस ओपनिंग के थ्रू निकलेगा? यूरेथ्रा। हम लोगों ने और कहाँ पढ़ा था यूरेथ्रा को? हम लोगों ने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा ब्लैडर बाहर किसमें खुलता है? एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको यूरेथ्रल मीएटस बोलते हैं, वहीं पे ये जाकर के खुल रहा है। अब खुल गया। उससे अब ये निकलेगा कैसे? तो एक पेनिस के थ्रू, बाहर कुछ तो होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू वो निकले। तो वो होता है मेल्स में पेनिस। तुम ये डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो, रुको, हम लोग पहले इस डायग्राम को समझते हैं। एक बाहर, एक हमारे बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम ने अपने अंदर रखा है टेस्टीज। टेस्टीज से क्या बनता है? देखो, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोले टेस्टीज, ये टेस्टीज से क्या बना? पहले रेटे टेस्टीज, उसका छोटा छोटा भाई, फिर वासा इफरेंसिया में खुलेगा, फिर एपिडिडाइमिस में, फिर वास डेफरेंस में, और वास डेफरेंस फिर कहाँ पे जाएगा? सेमिनल वेसिकल्स में। और ये दोनों मिलकर के एक कॉमन ओपनिंग बनाएगी, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स मिलकर के किस में खुलेंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। और वो फिर फाइनली स्पर्म को बाहर इजैक्यूलेट करेगा। क्या इसका डायग्राम हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले तो तुम ये पेट बना लो, पेट नीचे वाला पार्ट, और ये पैर बना लो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये आउटसाइड एब्डोमेन एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। अब ये टेस्टिस किस में खुलेगा? पहले रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस के बाद किस में खुलेगा? वासा इफरेंसिया में। उसके बाद किस में खुलेगा? एपी डी डाइमिस में। फिर किस में खुलेगा? वासा डेफरेंस में। अब यहाँ पे एक सेमाइनल वेसिकल की ओपनिंग होगी, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर वो बाहर की साइड
खुलेगा, यहीं से इजैकुलेशन होगा। अब वो बाहर कैसे निकलेगा? एक स्ट्रक्चर तो होनी चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं पेनिस। ये क्या है तुम्हारा बच्चों? ये है पेनिस। इसके थ्रू ही बाहर निकलेगा अंदर का स्पर्म। तो क्या ऐसे ही अंदर इकट्ठा हो जाएगा और ऐसे ही दिन भर निकलता रहेगा क्या? नहीं, निकलने के टाइम पे उसका क्या होगा? इरेक्शन, ताकि वो अंदर से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो एक स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू होगी उसके पास, जिसके वजह से उसका इरेक्शन होगा और अंदर के सिक्रीशंस क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। अब मेल्स को पता होगा कि उनके एंड पे एक ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसे गोल गोल स्वेलिंग वाली स्ट्रक्चर होती है। तो उन्हें ये नहीं पता होगा इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और ये देखा होगा कि इसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है, और इस स्किन की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पोर स्किन। क्लियर? कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोग हमेशा इस चैप्टर को मजाक लेते हुए चलते हो। अभी तो बहुत मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस एज में ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, सेक्सुअल हेल्थ को समझने का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। आप लोग हमेशा, मतलब आप लोग क्या, हम लोग भी जब छोटे थे तो 15-16 ईयर्स में जब ये चैप्टर आता था तो बहुत मजा आता था, पता नहीं क्यों ही मजा आता था। बट एक्चुअली ये सबसे ज्यादा एजुकेटिंग चैनल है, एजुकेटिंग चैप्टर है आपके लिए। रियल लाइफ इंपॉर्टेंस इसका इतना ज्यादा है, वो मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। अब स्पर्म को बाहर निकलने के लिए कुछ सिक्रीशंस मदद करेंगे। वो सिक्रीशंस कहाँ से आएंगे? मेल एसेसरी ग्लैंड से आएंगे। ग्लैंड्स का नाम बता दो मैम, जल्दी जल्दी। बीपीएस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ऊपर जो सेमाइनल वेसिकल और वो साथ में मिलकर के वास एफरेंस ने साथ में मिलकर के जो ओपनिंग बनाई थी, डक्ट, वो ये सब क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे सेमाइनल प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा है क्या? ये फ्रक्टोज है, इसमें इसमें कैल्शियम है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स है। मतलब ये खाना दे रहे हैं स्पर्म को, एक तरह से ये बात होगी। और जब स्पर्म और इसके सिक्रीशंस मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सीमन। और जब सीमन अंदर जाएगा फीमेल बॉडी के तो उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या कर रहा है? लुब्रिकेट कर रहा है पेनिस को। ठीक है, तो एक्सेसरी ग्लैंड और डक्ट का क्या काम था? ये अपना सिक्रीशंस दे और स्पर्म को मैच्योर और मोटाइल होने में मदद कर। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रक्चर है बच्चों। इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है, यहाँ पे सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट है, और बाहर में जो सेल्स है उसको इंटरस्टिशियल सेल्स बोल रहे हैं, जहाँ पे लेडिक सेल्स है जो कि क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बना रहा है। सारे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने इससे भी येलो मार्क किया है। तुम्हें ग्लैंड्स को आइडेंटिफाई करने बोला जाएगा, वास डिफरेंस पता करना है, सेमाइनल वेसिकल पता करना है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पता करना है। ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है कि कौन किसमें खुल रहा है। एक बार जब समझ आ जाएगा तो ये सारे स्ट्रक्चर्स भी याद हो जाएंगे। क्या फिर से रिवाइज करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को? बिल्कुल रिवाइज करेंगे। हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, उस उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो मेल बॉडी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होता है। वो पाउच में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि उसको बनाना है गैमेट, और वो जो गैमेट है वो बनाने के लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए वो बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जहां पे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी से कम टेम्परेचर होता है। और ये एक पेयर में प्रेजेंट होता है, और इस पाउच का नाम हम लोगों ने दे दिया है स्क्रोटम। ये जो टेस्टीज है ये बहुत सारे लॉब्यूल्स में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, जिसमें हर लॉब्यूल से निकल रहे हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। यही सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में अल्टीमेटली स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 सेल्स है। एक है मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म रुक मैं आ रहा हूँ गोनिया तुम्हें बनाने के लिए। और एक इसके पास सर्टोली सेल है जो कि बोलेगा रुको स्पर्म मैं तुम्हें खाना भी दूंगा। खाना बनाना और उसको मेल जर्म सेल्स को बनाने दोनों का काम कर रहा है। अब ये दोनों तो बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा? सर कुछ इनके बाहर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, और वो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या रिलीज करेंगे? लेडिक सेल्स को रिलीज करेंगे। और ये लेडिक सेल्स क्या करेगा? एंड्रोजन बनाएगा।
और ये जो मेल हार्मोन है, चाहे मेल की हाइट हो, मेल का ग्रोथ हो, मेल का आवाज हो, स्पर्म का प्रोडक्शन हो, मेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो, सब ये हार्मोन ही कंट्रोल करेगा। स्पर्म बन गया, बॉडी से बाहर निकालना है इंसेमिनेशन के लिए, कैसे निकलेगा? इसको जगह चाहिए, रास्ता चाहिए। टेस्टिस बोलेगा रुको, मेरे छोटे भाई को बुलाओ, रेटे टेस्टिस को बुलाओ, तो उसमें खुला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहले। फिर बोलेगा रुको रुको, एपिडिडाइमिस, आरबी सॉरी, वास, इफेरेंसिया, ऐसे ही कंफ्यूज होगी एग्जाम में। फिर ईवी है, फिर ई से एपिडिडाइमिस, और फिर एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल दोनों मिलकर के एक ओपनिंग बनाएगी, इजैक्यूलेटरी डक्ट, और बोलेगा इजैक्यूलेटरी डक्ट रुको रुको, मेरे पास ही स्पर्म को रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको इजैक्यूलेट करके बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, लेकिन कहाँ से निकालेगा वो भैया? तो ये निकालेगा एक स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं पेरिस। ये इसके पास क्या है? एक स्पेशल टिश्यू है जिसको बोल रहे हैं इरेक्टाइल टिश्यू। यहीं से क्या होगा? स्पर्म आएगा बाहर बाय मेथड ऑफ इरेक्शन। और क्या होगा? इसके ऊपर एक स्किन होगी जिसको बोलेंगे फोर स्किन, और इसके बाहर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक स्वेलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ग्लैंड्स, पेनिस। अब क्या स्पर्म डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा? उसको मोटिलिटी कौन दे रहा है? उसको खाना कौन दे रहा है? कुछ तो सिक्रीशंस दो इसको, ताकि वो इजिली बाहर फ्लूइड की तरह निकल जाए। रुको रुको, देंगे कैसे? ग्लैंड्स के थ्रू। कौन से ग्लैंड? बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल। ये ग्लैंड्स क्या देंगे? ये सिक्रीशंस देंगे। इसमें क्या होगा? फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम। और बल्बो यूरेथ्रल तो ऐसा सिक्रीशन देगा जो कि पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगा। और ये सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं? सेमिनल, प्लाज्मा। और जब ये स्पर्म के साथ मिल जाएगा, इसको बोलेंगे सीमन, जो कि अंदर जाने वाला है फीमेल बॉडी के बाय मेथड ऑफ इनसेमिनेशन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी से यहाँ तक रिवाइज करते हैं, मजा आएगा। सब कुछ वही वही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इससे कितने कोई मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों? तो 4 से 5 पीवाईक्यूज आते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले हमारे मम्मी पापा क्या बनाएंगे? गैमेट, उसको क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। मम्मी पापा के अंदर स्पर्म्स, मम्मी के अंदर ओवम। फिर ये स्पर्म ओवम के पास जाएगा बाय मेथड ऑफ इंसेमिनेशन, और फिर ये जो मेल और फीमेल का गैमेट है वो फ्यूज करेगा, जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फ्यूज करके क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट बोलेगा रुको रुको मम्मी, मैं मुझे अपने अंदर थोड़े दिन रख लो बाहर निकलने से पहले, मैं बड़ा होना चाहता हूँ। तो मम्मी बोलेगी ठीक है, तुम ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाओ और मेरे वॉल से आके चिपक जाओ, दैट इज इम्प्लांट हो जाओ। फिर उसके अंदर उसका ग्रोथ होगा, दैट इज एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जिसको बोलेंगे जेस्टेशन। और फाइनली उस बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, जिसको बोलेंगे पार्च्यूरेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेल्स में ये जो गैमेट है वो जिंदगी भर बनता है, बुढ़ापे में भी बनता रहता है। लेकिन ओवम का फॉर्मेशन 50 साल में बंद हो जाता है। मम्मी लोग 50 साल के बाद ओवम नहीं बना सकती, इसलिए 50 साल के बाद क्या होता है? पीरियड्स भी नहीं आता। इसका रिलेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब मेंस तुम्हारा रुक जाएगा, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन रुकने का क्या मतलब हुआ? मेनोपॉज आ जाएगा। अब ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव कहाँ पे होता है? पेल्विस। कौन सा रीजन को बोलते हैं? लोअर एब्डोमेन वाला, यहाँ वाले पार्ट को बोलते हैं। क्या है? एक पेयर है टेस्टिस की, और क्या है? एक्सेसरी डक्ट्स है, और क्या है? ग्लैंड्स है, और क्या? ये टेस्टिस कहाँ है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। किसमें? एक पाउच में। इसको लो टेम्परेचर में रखना है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। एडल्ट में ये टेस्टिस कैसा है? ओवल शेप का है, अंडा शेप का, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटा। इसके ऊपर एक कवरिंग है, और ये डिवाइडेड है कंपार्टमेंट में। इस कंपार्टमेंट में क्या है? लोब्यूल्स है।
हर लॉब्यूल में क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसी में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो सेल्स है, एक जो स्पर्म बनाएगी, एक जो स्पर्म को खाना देगी। स्पर्म कैसे बनेगा? मियोसिस से बनेगा, और खाना कौन देगा? सेरोटोनी सेल्स देगा। इसके बाहर भी कुछ सेल्स होंगी जिसको बोलेंगे लेडी सेल्स, जो कि हार्मोन बनाएंगी, एंड्रोजन, और यहीं पे कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होगी। स्पर्म्स तो बना लिया, बाहर तो निकालो, कैसे निकालेंगे? इस छोटे भाई को बुलाओ, रेटे टेस्टीज, आर वी वासा इफरेंसिया को बोलो एपिडिडाइमिस ई वी वास डिफरेंस में खुले। तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटे टेस्टीज से वासा इफरेंसिया में खुला, फिर वो एपिडिडाइमिस में खुलेगा, फिर वो वास डिफरेंस में खुलेगा। वास डिफरेंस रिसीव करेगा एक डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स और बाहर खुल जाएगा एज इजैकुलेटरी डक्ट इनटू द यूरिथ्रा। हमें पता है यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से भी बाहर ही खुल रहा था। ठीक है, अब बन गया, उसको रास्ता मिल गया, बाहर कैसे निकालेंगे? पेनिस के थ्रू? कैसे? डायरेक्टली दिन भर गिरता रहेगा क्या स्पर्म? नहीं, उसके पास एक टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि हेल्प करेगा उसको स्पर्म को बाहर इजैक्युलेट करने में। और जो इनलार्ज एंड है बच्चों पेनिस की, उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं ग्लैंड्स पेनिस, जो किससे कवर्ड होगा? एक फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होगा, जिसको बोलेंगे फोर स्किन। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ग्लैंड्स है, स्पर्म को कुछ सिक्रीशंस चाहिए, किससे? बीपीएस से, जो कि किसमें रिच है? फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स में, जो कि क्या करेगा? इसको स्मूथ बनाएगा, इसको मोटाइल बनाएगा, इसको बाहर निकलने में मदद करेगा। सारे इमेजेस इंपॉर्टेंट है, इमेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे पेल्विस में प्रेजेंट है। ये भी, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी पेल्विस में है। अब फीमेल के पास क्या है? हमने देखा था फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या था? प्राइमरी, जहां से ओवम का प्रोडक्शन हो रहा था, ओवरीज। तो अब ओवरी को भी बाहर निकल, मतलब इसमें भी जब ओवम बनेगा तो वो बाहर कैसे जाएगा? डक्ट के थ्रू। ये कौन से डक्ट है? एक्सेसरी डक्ट है, जिनका क्या नाम है? पहले ये ओवरी किस में खुलेगी? ये खुलेगी फैलोपियन ट्यूब में, जिसको बोलेंगे ओवा के लिए डक्ट, दैट इज ओवी डक्ट। फिर ये किसमें खुलेगी? एक यूटरस में। ये फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, जिंदगी भर तुम्हारे लाइफ में काम देगा। ये तो जो नॉन मेडिको है, इतना तो उनको भी पता होना चाहिए। और फिर ये बाहर खुल जाएगा किसमें? वजाइना में, थ्रू बीच में एक क्या आती है? सर्विक्स। तो ये क्या हो गए? ये एक्सेसरी डक्ट्स हो गए। और फिर बाहर किसमें खुलेगी? एक्सटर्नल जेनाइटेरियम। तो सेम इसके जैसा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पेयर ऑफ टेस्टिस, यहाँ पेयर ऑफ ओवरी, यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट, यहाँ पे भी एक्सेसरी डक्ट, यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, यहाँ पे भी एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। फीमेल्स में भी ग्लैंड होते हैं, बट वो ग्लैंड हम लोगों को पढ़ना नहीं है। मतलब जो नीचे हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया है, एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया, बट इसके पास भी ग्लैंड्स होते हैं। सिंस इन ग्लैंड्स का रोल तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। इनके ग्लैंड्स का रोल था रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जो स्पर्म था वो अल्टीमेटली सीमन के फॉर्म में बाहर आ रहा था, लेकिन यहाँ के ग्लैंड्स का ऐसा कोई सिक्रीशंस में हेल्प नहीं है, ऐसा कोई ओवा के रिलीज में हेल्प नहीं है, क्योंकि ओवा को बॉडी से बाहर थोड़ी निकालना है, ओवा को अंदर ओवम के थ्रू ही बस बाहर निकाल करके फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में, और वही फिर बेचारा बन जाएगा तुम्हारा बच्चा, नीचे से बाहर निकल जाएगा, जाएगा फिर। अब मैमरी ग्लैंड भी है फीमेल के पास। दो इंपॉर्टेंट चीजें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारे पास मैमरी ग्लैंड है, मेल से डिफरेंट। और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर बर्थ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्ड केयर, जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा, वो कहाँ से होगा? मैमरी ग्लैंड। हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैमल्स का वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, दैट इज पिन्ना, उसके अलावा क्या था? एक्सटर्नल हेयर के अलावा क्या था? दैट इज ये मेमोरी ग्लैंड्स, जहां से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरी ही प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या कर रही है? ये गैमेट्स बना रही है।
अब हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सेम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे कहाँ पे प्रेजेंट था? पेल्विस में। ये भी कहाँ पे होगा? पेल्विस में। इसके पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस थी जो कि क्या था? मेल का सेक्स ऑर्गन था। इसके पास एक पेयर ऑफ ओवरीज होगी जो कि क्या होगी? फीमेल की सेक्स ऑर्गन होगी। इसके पास एसिडी डक्ट्स थे जिससे ओवा बाहर, जिससे स्पर्म्स बाहर जाते थे। इसके पास भी एक पेयर ऑफ ओवी डक्ट है, यूटेरस है और सर्विक्स और वजाइना है, जिसके थ्रू अल्टीमेटली जब ओवम बनेगा तो वो बाहर आएगा और स्पर्म्स के साथ मिलकर के क्या करेगा? फ्यूजन करेगा। इसके पास भी एक एक्सटर्नल जेनाइटेरिया थी, इसके पास भी एक एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, बस फर्क कितना है, यहाँ से बस गैमेट निकल रहा है, यहाँ से स्पर्म्स निकल रहा है, यहाँ से बेबी पूरा का पूरा बेबी बाहर निकलेगा। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे जो डक्ट्स है वो स्पर्म को बाहर निकालने में मदद कर रही है, गैमेट को बाहर निकालने में। यहाँ पे जो डक्ट है वो जब गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा जाइगोट को बाहर निकालेगी और फिर उसका डेवलपमेंट कराएगी यूट्रस के अंदर। अब हमें पता है कि जब मेल से ओवम का प्रोडक्शन होता है वो स्पर्म के साथ मिलकर के फर्टिलाइज होती है, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के बाद क्या जरूरत होता है? उसको मिल्क का जरूरत होता है। वो मिल्क कौन देता है? मदर के मैमरी ग्लैंड्स। मैमल्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? एक्सक्लूसिव डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या था कि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? मैमरी ग्लैंड्स। जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? जिससे प्रोड्यूस होता है मिल्क। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे। ओवरीज बच्चों क्या थी? ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यही मम्मी के अंदर गैमेट बना रही है, यही हर फीमेल बॉडी के अंदर गैमेट बना रही है। उस गैमेट का नाम है ओवम। यहाँ पे भी सेम चीज हुआ था, इसने स्पर्म बनाया था और इसके साथ साथ यहाँ पे हॉर्मोन्स भी रिलीज हो रहे थे। सेम यहाँ पे भी ओवरी के हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे। ये कहाँ पे प्रेजेंट था? आउटसाइड द एब्डोमेन था ये, ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये हमारे ही एब्डोमेन में ही होगा और एब्डोमेन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा। इसका लेंथ और इसका लेंथ ये छोटा है, 2 to 4 सेंटीमीटर का है। अब साइड में ये पेल्विक वॉल से और यूट्रस से कैसे कनेक्टेड होगा? तो कुछ लिगामेंट होंगे जो इसको यहाँ पे ऐसे ही अकेला तो ऐसे नहीं पड़ा हुआ होगा दो तो कुछ लिगामेंट्स होंगे, कुछ चीजें होंगी जो इसको अटैच कर रही होंगी। ये भी कवर्ड था डेंस कवरिंग से, ये भी एपिथेलियम से कवर्ड है, जिसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ये भी दो जोन में डिवाइड हो रहा है, दो जोन, कॉर्टेक्स मेडुला। कहाँ कहाँ कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ा है हमने अभी तक? एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अब ओवरी किस में खुलेगी? ओवरी डक्ट में खुलेगी। क्यों? क्योंकि ओवम बन गया है। या तो ओवम को फर्टिलाइज करा के स्पर्म को बाहर निकालेगी या तो फिर ओवम को डिस्ट्रॉय करके पीरियड्स ले आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल ले आएगी। कैसे वो आगे बढ़ेगी? तो सबसे पहले ये हमारी ओवरी है, ठीक है। ओवरी किसमें खुली? ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है जिसको ओवम का डक्ट दैट इज ओवी डक्ट भी बोल रहे हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है बच्चों। पेरीफेरी से लेकर के यूटेरस तक जा रही है। ओवरी के पास वाली स्ट्रक्चर को देखो, इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। और इस इनफंडिब्यूलम के पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ओवम को पकड़ती है जब ओव्यूलेशन होता है, उसको बोलते हैं फिम्ब्रिये। ये जो फिम्ब्रिये है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब तुम एमबीबीएस कर लो, एमबीबीएस निकाल लोगे, फिर जब तुम पीजी करोगे जैसे मैं कर रही हूँ गायनिकोलॉजी में, तब तुमको इसका सर्जिकल इंपॉर्टेंस समझ आएगा इस फिम्ब्रिये का। अभी के लिए तो तुम बस इतना याद रखो, ओवम को पकड़ेगी जब वो निकलेगा तो ओवरी से पकड़ लेगी हाथ से अपने। कौन? फिम्ब्री है, फिंगर्स पकड़ लेगी, इसलिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। और फिर ये किससे बन रही है? तो इनफंडिब्यूलम से बन रही है। अब इनफंडिब्यूलम किसमें खुलेगा? एम्प्यूला में, आई। फिर वो किसमें खुलेगा? इस्थमस दैट इज नैरोएस्ट पार्ट। तो इनफंडिब्यूलम से क्या आया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। वो एक मोटी सी स्ट्रक्चर में खुली जिसको बोलते हैं एम्प्यूला। जब हम लोग नीट की तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम हम लोग को जो सर पढ़ाते थे वो ऐसे स्कूल में बोलते थे, जहां जहां फूला वहां एम्प्यूला, ऐसे करके याद रखना। तो यहाँ पे भी पतला पतला नैरो जा रहा है इनफंडिबुलम का, फिर जहां मोटा हो गया दैट इज एम्प्यूला। और फिर एम्प्यूला किसमें खुलेगा? एक पतली सी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इस्थमस, जिसका ल्यूमेन नैरो है। और फिर वो किसको ज्वाइन कर लेगा? यूटेरस को। हम लोग अभी इसको अच्छे से समझेंगे अलग से बना करके, तब मजा आएगा। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? एक ओवरी देख ली, ओवरी से ओवम निकालने के लिए हम लोगों ने फिम्ब्रिये देख लिया। ये फिम्ब्रिये निकला था इनफंडिब्यूलम से और ये इनफंडिब्यूलम खुला एक फूले हुए स्ट्रक्चर में जिसको एम्प्यूला बोला, और एम्प्यूला फिर से बन गया तुम्हारा किसमें? इस्थमस में। और ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है क्या? और ये अल्टीमेटली खुल किस में रहा है? तो खुल रहा है यूटेरस में। क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं। जब ये हो गया, अब यूटेरस क्या है? यूटेरस में ही बच्चा रहता है, इसलिए इसको माँ का गर्भ या माँ का वुम्ब भी बोलते हैं। और इसका इन्वर्टेड उल्टा पियर, पियर ऐसा होता है बच्चों, पियर का शेप, और ये उल्टा ऐसा है, इन्वर्टेड पियर शेप का है। हमें पता है ये लिगामेंट्स के थ्रू साइड में अटैच्ड है। अब ये बाहर खुलेगा कैसे? एक कैनाल के थ्रू। ये कैनाल को हम लोग और क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। क्यों? क्योंकि यहीं से तो बच्चा बाहर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी जल्दी एमबीबीएस निकालो, फिर तुम्हें ये सब पढ़ने में और मजा आएगा। जब फाइनल ईयर गाइनी में ये सब पढ़ोगे तो सब कुछ का रिलेशन समझ आएगा, क्यों अभी ये सब पढ़ रहे हैं। उसके बाद अब इसकी 3 लेयर्स होती है, एक बाहर की साइड पेरीमेट्रियम, एक बीच में मायोमेट्रियम और एक अंदर में इंडोमेट्रियम। अंदर वाली लेयर को इनर ग्लैंड्स होते हैं, यहीं पे ये यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है, अंदर वाली कैविटी को। बीच वाली जो लेयर है उसमें मसल होते हैं, और मसल वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? दिन भर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? नहीं, जब बच्चे की डिलीवरी होगी तब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कोई टाइम है जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? हमें जब पीरियड्स में पेन होता है उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन। उसके अलावा बाहर साइड एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिसको पेरीमेट्रियम बोल रहे हैं। ये जो बच्चों अंदर वाली लेयर, क्या जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो बाहर वाली लेयर शेड होगी? नहीं, अंदर वाली लेयर में ही साइक्लिकल चेंजेस होंगे और फिर ब्लीडिंग होगी। यूटेरस का दूसरा नाम हिस्टेरा भी होता है बच्चों, इसलिए जब सर्जरी करके यूटेरस को निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। में भी तुम्हारे मम्मी, नहीं तो किसी दादी माँ, नहीं तो आसपास नेबर में हुआ होगा। पूछना कि सबके बच्चेदानी है क्या? किसी का बच्चादानी बाहर निकला है क्या? यूटेरस को बच्चादानी बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो जिसका भी बच्चा, बहुत लोग बोलेंगे नहीं मैंने तो निकलवा दिया, अपनी दादी माँ से पूछो, दादी माँ आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है क्या? तो वो हाँ बोलेंगी, मतलब उनका हिस्टेक्टोमी हो रखा है। If you start behaving, if you start feeling like doctors, you are ultimately going to become a doctor। ये मैं बार बार बोलती हूँ, अपने हर क्लास में बोलती हूँ। जो भी चैप्टर मैं पढ़ाती हूँ या जो भी चैप्टर आप खुद भी पढ़ते हो, आपको उसको रिलेट करना है रियल लाइफ एज अ डॉक्टर। बनोगे तो उसका इंपॉर्टेंस कैसे होगा? मैं ऑलमोस्ट सब चीजें कोशिश करती हूँ कि आपको रिलेट करवा पाऊँ। अब बाहर क्या है? फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, उसमें क्या होगा? अब ये वाला बच्चों, ये थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं थी, बट मैं तुम्हें बताती हूँ। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इधर तुम्हारा, मान लो ये, रुको मैं अच्छे से ड्रॉ इसके बगल में करती हूँ। ये तुम्हारा क्या है? दोनों साइड का थाइज है। ये बीच में फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेरिया की बात हो रही है। तो ये जो बाहर कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, फीमेल ज्यादा रिलेट कर पाएगी, मेल समझने की कोशिश करना। ये किससे कवर्ड होगा? जहां पे स्किन और हेयर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के अंदर एक फोल्ड होती है टिश्यू की, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, जो बाहर दिखता है। और लेबिया मेजोरा अंदर एक टिश्यू को कवर कर रहा होता है, जिसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और वजाइना की जहां ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक पार्शियल मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं हाइमन। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जहां पे दो लेबिया माइनोरा आकर के मिलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर। ये तुम्हारा मान लो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूरिथ्रा की ओपनिंग है, यहाँ पे वजाइना की ओपनिंग है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्लाइटोरिस। यहाँ पे दो लेबिया माइनोरा आकर के मिल रहे हैं, इसके बाहर क्या है? लेबिया मेजोरा। और इसके बाहर क्या है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें तुम्हारे हेयर और स्किन वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट। हमने बोला वजाइना की जो ओपनिंग है वहां पे पार्शियल एक मेम्ब्रेन है जिसको हाइमन बोल रहे हैं। तो क्या हाइमन तभी टूटेगा जब इंटरकोर्स होगा? इंटरकोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मेल का जो पेनिस है जब फीमेल के वजाइना में आएगा तभी ये हाइमन टूटेगा क्या? नहीं, ये कभी भी टूट सकता है, नॉर्मल गिरने पे भी टूट सकता है। तुम कोई टैम्पून जैसे वजाइनल टैम्पून डालो उसमें भी टूट सकता है। जब तुम एक्टिव कोई स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग ये सब कर रही हो तो भी टूट सकता है, साइकिलिंग कर रही हो तो भी टूट सकता है। और कुछ लोगों में वो इवन आफ्टर कोइटस के बाद भी नहीं टूटता है, इंटरकोर्स के बाद भी नहीं टूटता। तो इसका प्रेजेंट होना या इसका एब्सेंट होना कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि यू हैव अंडरगॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यू वर इन्वॉल्व सेक्सुअली विद सम अदर पर्सन। दिस इज अ मैटर ऑफ डाइवोर्स। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा।
हर जैसे अभी ये मैंने पढ़ाया, कुछ बच्चे होंगे जो बदमाश होंगे, जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, उन्हें हँसी आ रही होगी। लेकिन इसका रियल लाइफ इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है ना, मैं क्या बताऊँ। बिकॉज़ ऑफ दिस मेनी पीपल गेट डाइवोर्स्ड, गेट सेपरेटेड। तो उन्हें ये चीज़ समझाना है, इसलिए ये बुक्स में डायरेक्टली लाइन टू लाइन इसलिए लिखा है क्योंकि इन केस अगर कोई मान लो मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर पे केस भी करता है कि उसका हाइमन ब्रोकन है, तो मतलब ही सी वाज सेक्सुअली इन्वॉल्व, तो बुक्स ये कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं। तो वी कैन प्रूव इट मेडिकली। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैमरी ग्लैंड्स की। बच्चों मैमरी ग्लैंड क्या है? मैमरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हर फीमेल मैमल का, ये हमें पता है। अब तुम मैमरी ग्लैंड्स में देखो, या फिर जितने भी बच्चे वो ब्रेस्ट, अपना ब्रेस्ट फीमेल्स ने तो फील किया ही है, तो उसमें क्या होता है? एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो ब्रेस्ट होते हैं, ये बात तो सही है, दो ब्रेस्ट होते हैं। अब इनमें क्या होता है? इनमें फैटी टिश्यूज होते हैं, सही बात है, फैट्स पूरे भरे पड़े, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? इनके पास मेमोरी छोटे छोटे लोब्स होंगे, और ये लोब्स किस में खुलेंगे? एल्व्यूलाई में खुलेंगे। अब ये एल्व्यूलाई किस में खुलेंगे? टिब्यूल्स में खुलेंगे। और ये टिब्यूल्स क्या बनाएंगे? डक्ट बनाएंगे। और बहुत सारे डक्ट फिर क्या किस में खुलेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट में। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होगा? मिल्क बाहर आएगा। लोब्स खुले एल्व्यूलाई में, एल्व्यूलाई खुले डक्ट में, डक्ट खुले किसमें? एम्पुला में, जिसके थ्रू फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू अल्टीमेटली बाहर आ गए। अंदर वाला डक्ट इज मेमोरी, बाहर वाला जिससे मिल्क बाहर आ रहा है उसको लैक्टिफेरस डक्ट बोल रहे हैं। लैक्टेशन हो रहा है। क्लियर? लोब, एल्व्यूलाई, मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला। तो एक तरह से एल ए डी ए डी, लास्ट में लाड़ा करके याद हो गया। तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन रिवाइज कराएगा? मैं ही कराऊंगी, चलो रिवाइज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक ओवरी बच्चों, कितने सेंटीमीटर की? 2 to 4 सेंटीमीटर। क्या बनाएगी? वही ओवम बनाएगी। और क्या बनाएगी? ओवरियन हॉर्मोन्स बनाएगी, सेम लाइक टेस्टिस। जब ओवम रिलीज होगा तो उसको पकड़ने के लिए कौन होगा? इसको पकड़ने के लिए एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको बोलेंगे फिम्ब्रिय। ये फिम्ब्रिय किससे आ रही होगी? ये आ रही होगी इनफंडिब्यूलम से। इनफंडिब्यूलम फिर किसमें खुलेगा? जहां जहां फूला वहां एम्प्यूला, तो वो किसमें खुला? एम्प्यूला में। और जब वो एम्प्यूला में खुला फिर एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आएगी जिसको बोलेंगे इस्थमस, जो कि फिर खुलेगा यूटेरस में। सेम स्ट्रक्चर इस साइड होगी। जब इतना समझ आ गया, यूटेरस 3 लेयर्स में होगा। बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम, सिंपल मेम्ब्रेनस लेयर है। अंदर की लेयर मायोमेट्रियम, यही इसी में कॉन्ट्रैक्ट मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और बच्चा बाहर आता है डिलीवरी के टाइम पे। और एक अंदर की इंडोमेट्रियम लेयर, इसी की शेडिंग होती है, इसी में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं हर मंथ, और हमें मेंस्ट्रुएशन होता है या फिर हमें पीरियड्स आते हैं। फिर ये एक कैनाल के थ्रू जिसको बोल रहे हैं सर्वाइकल कैनाल, यहीं से क्या होगा? बच्चा बाहर आएगा। और अल्टीमेटली बाहर किस में खुल रहा है? वजाइना में खुल रहा है। अब बाहर वाले स्ट्रक्चर पे जब आओ तो वजाइना के ऊपर क्या है? एक यूरिथ्रल ओपनिंग है। इसके ऊपर क्या है? क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस कैसे बना? दो लेबिया माइनोरा से मिलकर के बना। लेबिया माइनोरा कहाँ है? लेबिया मेजोरा के अंदर है। और लेबिया मेजोरा के बाहर कहाँ क्या है? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे बाल और स्किन प्रेजेंट है नीचे फीमेल बॉडी के। ये पूरा तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों? की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होंगे तुम्हारे पास, और ओवरी किसमें खुलेगा? ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड होंगी जो कि चाइल्ड केयर में हेल्प करेंगी, क्योंकि यहीं से क्या होगा? मिल्क का प्रोडक्शन होगा। ओवरी ही फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि ओवम बनाएगी और साथ ही साथ ओवरी के हॉर्मोन्स भी बनाएगी। ये दोनों साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। साइड में कनेक्टेड लिगामेंट के होती है। ओवरी के बाहर भी एपिथेलियम होता है और इसका स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइडेड होता है। जैसे किडनी और एड्रिनल में एक कॉर्टेक्स और मेडुला था, वैसे ओवरी का भी कॉर्टेक्स और मेडुला होता है।
अब इसके पास जो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब है, फिर वो यूटेरस और अल्टीमेटली वजाइना में खुलेगी, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेसरी डक्ट। तो ये जो ट्यूब है वो कितनी लंबी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कहाँ? पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, यूट्रस की तरफ जा रही है। पहले बाहर में एक फनल शेप की स्ट्रक्चर है जिसको इनफंडिब्यूलम बोल रहे हैं, जिससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहा है जिसको फिम्ब्रिए बोल रहे हैं। यही क्या करेगा? ओवम को कैच करेगा और फिर ये खुलेगा एक वाइडर पोर्शन में, जहां-जहां खुला वहां क्या होता है? वहां होता है एम्प्यूला। तो वो किसमें खुलेगा? एम्प्यूला में खुलेगा और एम्प्यूला में खुलने के बाद अल्टीमेटली इस्थमस एक नैरो पोर्शन में खुल जाएगा और वो यूट्रस को जॉइन करेगा। यूट्रस में ही बच्चा बन रहा है। बच्चे जहां बनते हैं माँ के गर्भ को क्या बोलते हैं? वो। इसका शेप कैसा है? इन्वर्टेड पियर जैसा है। फिर यूट्रस कहाँ खुलेगा? वजाइना में। कैसे? एक ओपनिंग के थ्रू, जिसको सर्वाइकल कैनाल बोल रहे हैं। यूटेरस की वॉल 3 लेयर से लाइंड है बच्चों। सबसे बाहर क्या है? पेरीमेट्रियम। बीच में क्या है? एक स्मूथ मसल जिसको मायोमेट्रियम बोल रहे हैं और सबसे अंदर की साइड क्या है? इंडोमेट्रियम। इसी इंडोमेट्रियम में क्या होगा? साइक्लिकल चेंजेस होंगे और अल्टीमेटली मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। और मायोमेट्रियम में मसल्स जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी का डिलीवरी होगा। फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया की यहाँ फोटो नहीं है, समझना मुश्किल है, बस ऐसे इसके थाइस वाले पैर को ऐसे करके याद कर लो। तो ये सबसे बाहर क्या होगी यहाँ पर? मॉन्स प्यूबिस, वो वाली फैटी लेयर जहाँ पे बाल और स्किन है। उसके अंदर क्या है? मोटा मोटा लेबिया मेजोरा। उसके अंदर क्या है? पतला पतला लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ऊपर जहाँ मिल रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? क्लाइटोरिस। इसके नीचे क्या है? यूरेथ्रा की ओपनिंग। इसके नीचे क्या है? वजाइना की ओपनिंग। क्या वजाइना की ओपनिंग के पास कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन क्या उसका प्रेजेंट होना और एब्सेंट होना ये इंडिकेट करता है कि उस फीमेल ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये टूट भी सकता है जब वो गिर जाए, या फिर कोई टैम्पून यूज करे, या फिर कोई ऐसा खेल खेले जिसमें बहुत ज्यादा एक्सर्शन की जरूरत हो, जैसे वो साइकिलिंग करे, हॉर्स राइडिंग करे। और कई बार तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो टूटता भी नहीं है। तो इसका प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर कि वो वर्जिन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुकी है या नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आता है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड किसमें खुलेगी? लोब्स में। लोब्स किसमें खुलेंगे? एल्व्यूलर में। एल्व्यूलर किसमें खुलेगा? डी से डक्ट में। कौन से डक्ट में? मैमरी डक्ट में। और फिर वो किसमें खुलेगा? एम्प्यूला में। और एम्प्यूला लास्ट में किसके थ्रू मिल्क को बाहर निकालेगी? एक डक्ट के थ्रू जिसका नाम है लैक्टिफेरस डक्ट। तो एल ए डी ए, यही चीज यहाँ पे पूरा लिखा है। हमने मेल का गैमेट बना दिया। कैसे बनाया ये तो नहीं पढ़ा, हम कहाँ से बन रहा है ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे तुम मेल के गैमेट बनाओगे और कैसे फीमेल के गैमेट को बनाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। कैसे स्पर्म्स बन रहा है, कैसे ओवम बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने देख लिया था स्पर्म्स तो एक जर्म सेल से बन रहा था जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। वो खुद बोल रहा था गो गो स्पर्मेटो, रुको रुको मैं स्पर्म्स बना रहा हूँ। ठीक है। तो स्पर्म क्या बचपन हमने पढ़ा स्टार्टिंग में ही, स्पर्म्स तो बुढ़ापे तक बनेगा। तो बुढ़ापे तक बनेगा तो क्या माँ के पेट से ही स्पर्म बनना स्टार्ट हो गया? नहीं, स्पर्म बनना स्टार्ट हुआ प्यूबर्टी में। कैसे? इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। जो बच्चों को गोनाडोट्रोपिन्स याद है, मुझे समझ आ जाएगा कि उन्होंने चैप्टर 19 पढ़ा है अच्छे से। मैंने बताया था ना कि पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन्स। वो कौन सी हार्मोन थी? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या पिट्यूटरी डायरेक्ट एक्ट करती है कोई ऑर्गन पे? नहीं, ये पिट्यूटरी जाकर के बोलेगी लेडिक सेल्स को, लेडिक सेल्स तुम एंड्रोजन बनाओ क्योंकि स्पर्म्स बनाना है। ये सर्टोली सेल्स को बोलेगी कि तुम स्टिमुलेट करो स्पर्मियोजेनेसिस को। अभी स्पर्मियोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ने के बाद एक बार हम लोग चैप्टर 19 वाला ये पिट्यूटरी हार्मोन्स में गोनाडोट्रोपिन्स को रिवाइज करते हैं। गोनाड्स वाले हार्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत अच्छे से बच्चों याद रखना है। सबसे पहले क्या बनेगा? एक मेल जर्म सेल। कब? जब प्यूबर्टी आएगा। ये मेल जर्म सेल्स पहले माइटोसिस करेगा और अपने जैसे दो सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेल्स को ये बना देगा। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना दिया तो अब माइटोसिस हुआ। हमें पता है जो जर्म सेल्स है वो तो 46 है ना, क्योंकि अभी स्पर्म्स तो बना नहीं है। पापा ने अभी 46 क्रोमोसोम बनाया है, उसको हम लोगों को आधा करना है हमारे अंदर आने से पहले। तो कैसे करेंगे? पहले माइटोसिस होगा, ये अपने जैसे कुछ सेल्स बनाएगा। अब इन्हीं सेल्स में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा।
और वो मियोटिक डिवीजन से क्या बनेंगे? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, उसमें वापस से जब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा तो फिर चार स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, मतलब चार स्पर्मेटिड बन जाएंगे। क्या यही स्पर्मेटिड स्पर्म है? नहीं, इसका डिफरेंशिएशन होगा और फिर ये स्पर्म्स में कन्वर्ट होंगे। तो स्पर्मेटिड के स्पर्म्स को से जो स्पर्म्स बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये तीन वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का बनना कहाँ से? स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का बनना है स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्म बाहर निकलेगा फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। फिर से हम लोग इसको लिखेंगे। पहले क्या हुआ बच्चों? 46 क्रोम थी तुम्हारी स्पर्मेटोगोनिया। इसने क्या बनाया? पहले क्या होगा? सबसे पहले माइटोसिस होगी। और जब माइटोसिस होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, अब इसमें क्या होगा? पहला मियोटिक डिवीजन। और ये मियोटिक डिवीजन क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। और जब ये रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब अब क्रोमोसोम क्या होगा तुम्हारा? आधा हो जाएगा। और जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन के थ्रू वो बनाएगा स्पर्मेटिड। और यही स्पर्मेटिड से फिर क्या बनेगा? स्पर्म्स। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये जब स्पर्म्स बाहर निकलेगा फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। और ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद हम लोग आते हैं ये स्पर्म दिखता कैसा है बच्चों? इट लुक्स लाइक अ स्नेक। जैसे एक स्नेक दिखता है वैसे एक स्पर्म दिखता है। कैसे? देखो, एक हेड होगा इसका, हेड। और फिर हेड के बाद क्या होगा? एक नेक होगा जैसे नॉर्मली होता है। और फिर एक मिडिल पीस वाली स्ट्रक्चर होगी और फिर नीचे एक टेल होगा। स्पर्म क्या है? अल्टीमेटली हम लोगों ने पढ़ा गैमेट्स क्या है? एक स्पेशल टाइप के सेल्स है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो सेल किससे कवर्ड होगा? सेल बाहर की साइड कवर्ड होगा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो सेल के बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर याद रखो, सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन इसका न्यूक्लियस कहाँ पे है? हेड वाले स्ट्रक्चर के पास है। फिर नेक है, नेक के बाद जो मिडल पीस है, मिडल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, स्पर्म्स को फीमेल में एंटर करने के लिए स्पर्म को मोटिलिटी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कौन देता है? ऐसे भी कोई भी एक सेल का पावर हाउस कौन होता है? पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो वैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट है? ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में प्रेजेंट है, जो कि एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा, जो कि स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद क्या है? उसके बाद एक टेल है। टेल क्या करेगी? उसको स्विम करने में हेल्प करेगी, उसको एंटर करने में हेल्प करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के। अब नॉर्मल एक मेल कितना स्पर्म इजैक्यूलेट कर सकता है? तो अराउंड 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स को इजैक्यूलेट कर सकता है एक कोइटस के टाइम पे। ये हम लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियल लाइफ इंपॉर्टेंस भी तुम लोगों को मैं इसका रिलेट करवाऊंगी थोड़ी देर में। पहले अभी ये पढ़ लेते हैं। इसके पहले नॉर्मल कोई भी इंसान मेल्स उसको फर्टाइल होने के लिए क्या जरूरत होती है? कि उसका स्पर्म 60% स्पर्म का शेप एंड साइज अच्छा हो, क्योंकि वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज कर रहा है। तो उसमें 60% तो उसका शेप और साइज अगर ठीक होगा और 40% स्पर्म अगर मोटाइल होगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये जो मेल है ये फर्टाइल मेल है। सीमन के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि जब जितने भी ग्लैंड्स थे वो अपना जो सिक्रीशंस लिए सेमाइनल प्लाज्मा वाला, वो जब स्पर्म से मिलकर के बना तो उसको हम लोगों ने नाम दिया सीमन। ठीक है, हमें मेल का गैमेटोजेनेसिस क्लियर हुआ। एक बार मैं तुम्हें और अच्छे से समझा देती हूँ। क्या होता है इनिशियली?
सबसे पहले मेल गैमेट बनेगा, मतलब मेल गैमेट का नाम बताओ, जल्दी-जल्दी बताओ। तो मेल गैमेट का नाम है स्पर्म्स। कैसे बन रहे हैं? बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई मुझे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब बताएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म्स बनता है लास्ट वाली स्टेप में, तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये कैसे बन रहा है? पहले ये स्पर्मेटोगोनिया जो कि पापा के अंदर था, जो कि 46 क्रोमोसोम का था, इसमें सबसे पहले इनिशियली क्या होगी? एक माइटोसिस होगी, वो अपने जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाएगा। अपने जैसे ही बनाएगा तो क्या यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो रहा होगा? नहीं, यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितना होगा? 46 होगा। हम लोगों को तो क्रोमोसोम आधा करना है, मतलब हम लोगों को सेल को किस डिवीजन में लेकर के जाना है? रिडक्शन डिवीजन, जिसको क्या बोलते हैं? मियोसिस। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? मियोसिस 1 में वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में। और उसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो वो 4 स्पर्मैटिड बना देगा और अल्टीमेटली क्रोमोसोम क्या हो गई? आधी हो गई। लेकिन क्या अभी तक स्पर्म बना नहीं? स्पर्मेटिड से अब बनेगा स्पर्म, डिफरेंशिएशन होकर के, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। और अल्टीमेटली जब हमारा स्पर्म्स बाहर इजैक्यूलेट होगा, नहीं बाहर नहीं, सॉरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब बाहर निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। क्लियर? अब ये स्पर्म्स का हम लोगों को डायग्राम पता होना चाहिए। तो स्पर्म्स कैसा दिखता है बच्चों? स्नेक जैसा। इसके पास क्या होगी? एक हेड होगी, और क्या होगा? नेक होगा, एक मिडल पीस होगा, और मिडल पीस के बाद एक टेल जैसी स्ट्रक्चर होगी। स्पर्म क्या है? एक सेल है। सेल के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? हेड में होगा। और सेल में क्या होता है एनर्जी देने के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होगा? एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मिडल पीस, यही इसको एनर्जी देगी स्विम करने के लिए। और टेल क्या करेगा? मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। बस इतना सा बात पढ़ना था। इसके हेड में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम के जो सिक्रीशंस होते हैं, ये स्पर्म को फीमेल बॉडी, फीमेल ओवम के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक्रोजोम फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। समझ आया? जल्दी से हम लोग एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो। गैमेटोजेनेसिस क्या था? कुछ नहीं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस थी मेल्स की और ओवरीज फीमेल की, वो गैमेट बना रही है, स्पर्म्स और ओवम। इसी को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जब मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाती है, तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो क्या बचपन से नहीं, प्यूबर्टी में आकर के स्टार्ट होता है, लेकिन ये लाइफ टाइम चलता है, बुढ़ापे तक चलता है। अब यही स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जिसका जब पहला मियोटिक डिवीजन होगा, तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब बस 2n और n होता है, जिसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है। ये सब पूछा जाएगा कि कौन सा डिप्लॉइड सेल है, कौन सा हैप्लॉइड सेल है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और वो किस में कन्वर्ट होगा? स्पर्मेटिड्स में। और यही स्पर्मेटिड्स फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म्स में। किस प्रोसेस के थ्रू? स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। और स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जब वो बाहर निकलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो उसको स्पर्मिएशन बोलेंगे। यहाँ पे ये हार्मोन्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कौन करेगा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोप्स को कौन रिलीज करवाता है पिट्यूटरी से? हाइपोथैलेमस की गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद आया? हाइपोथैलेमस अपना एक्शन डायरेक्ट नहीं कर रहा है, वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है। पिट्यूटरी भी डायरेक्ट अपना एक्शन नहीं शो कर रही, वो अपने रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव जो ऑर्गन्स है वहां से हार्मोन्स को रिलीज करवा रही है। तो हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया, और पिट्यूटरी को बोला तुम गोनाडोट्रोप्स रिलीज करो, और पिट्यूटरी बोलेगा रुको रुको, मैं टेस्टिस को बोलती हूँ कि तुम एलएच और एफएसएच रिलीज करो। फिर एलएच हॉर्मोन्स जो है वो अल्टीमेटली लेडिक सेल्स के पास जाएंगे, और एलएच वाला जो हार्मोन है वो लेडिक सेल्स के पास से क्या रिलीज करेगा? एंड्रोजन रिलीज करेगा। और एफएसएच वाला जो है वो, इसमें एस आ रहा है, तो ये सर्टोली सेल्स के पास जाएगा, और सर्टोली सेल्स क्या करेंगी? स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगी। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? स्पर्मेटिड से स्पर्म्स का फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। क्लियर? ये देखो, ये स्ट्रक्चर कितना अच्छा है स्पर्म का।
एक स्नेक की तरह दिख रहा है जिसके पास एक हेड है, एक नेल है, एक मिडल पीस नेक है, एक मिडल पीस है, एक टेल है। टेल कुछ नहीं, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। एम से मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसको स्विम करने में, उसको मोटाइल बने रहने में। नेक का काम कुछ नहीं है। और हेड के पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास तो सबको पता होता है क्रोमोसोमल मटेरियल होती है, यही हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी कर दी है। और ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सेल है तो। और इसके हेड में क्या है, एक्रोसोमल या एक्रोसोम्स है, यही हेल्प करेगी स्पर्म को ओवम के अंदर घुसने में। और स्पर्म्स जब अपने सिक्रीशन रहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा से मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। ये हम लोगों ने बना लिया मेल का गैमेट। अब हम लोगों को बनाना है फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट में सबसे पहले क्या होगा बच्चों, oogonia जो है वो फीमेल गैमेट में, जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स में कन्वर्ट हो रही थी, यहाँ पे oogonia जो है वो फीमेल गैमेट्स में कन्वर्ट होगी। अब ये जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे, ये तो प्यूबर्टी में आकर के स्टार्ट हो रहा था, ओवम का फॉर्मेशन तो मम्मी के पेट के अंदर से ही स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रायोनिक स्टेज ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारा ओवम बनना स्टार्ट जब तुम मम्मी के पेट में थे तभी हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आफ्टर बर्थ एक भी तुम्हारा oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता। नो मोर oogonia इज फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। जो होना था वो मम्मी के पेट के अंदर हो गया। अब ये जो oogonia है डिवाइड करेगी और एंटर करेगी प्रोफेज वन ऑफ मियोटिक डिवीजन। अगेन मियोसिस माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। वो जब समझ आ गया होगा तभी ये प्रोफेज मेटाफेज टीलोफेज क्या होता है ये बातें समझ आएंगी। तो अगर कोई वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने जस्ट 27 मिनट्स में ही पढ़ाया है, तो आप जाकर के वहां पे रिवाइज कर लो। अब ये जो oogonia है डिवाइड करेगी और प्रोफेज वन में एंटर कर जाएगी और वहीं पर जाकर के अरेस्ट हो जाएगी एज प्राइमरी oocyte। हमने यहाँ पे क्या देखा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो माइटोसिस से बन रहा था, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस तो नाम का कोई चीज ही नहीं है, यहाँ पे वो मियोसिस वन में जाकर के अरेस्ट हो गया प्राइमरी oocyte। अब क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल जो है अब वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। जो प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। कैसे, ये प्राइमरी oocyte सराउंड हो जाएगा ग्रैन्युलोसा सेल से और प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। अब बर्थ से प्यूबर्टी तक की बात हो रही है बच्चों, ये जो फॉलिकल्स है ये डीजेनरेट करेंगे बहुत सारे। मतलब यहाँ पे तो प्यूबर्टी से बनना ही स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर तो प्यूबर्टी तक आते आते लाखों फॉलिकल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। और प्यूबर्टी तक सिर्फ कितने फॉलिकल बचेंगे, प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है, तो अराउंड 60,000 टू बस 80,000 फॉलिकल्स ही बचेंगे। अब ये प्राइमरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म्स में कन्वर्ट हो रहा था, बट यहाँ पे oogonia is not getting converted into ovum. oogonia is having ovum inside and is going to release ovum, and उस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। अगेन स्पर्म्स मेल बॉडी से बाहर आएगा, ओवम इज नॉट गोइंग टू रिलीज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इट इज गोइंग टू रिलीज इनसाइड द फीमेल बॉडी। ये जो डिफरेंस है ये बहुत अच्छे से आपको अपने दिमाग में समझ के रखना है। हम अब मैं तुम्हें एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझाऊंगी। अब क्या हुआ, ये सेकेंडरी फॉलिकल ये प्राइमरी फॉलिकल सराउंड हो गए ग्रैन्युल और भी ज्यादा ग्रैन्युलोसा लेयर से, और इनफैक्ट इनके पास तो एक न्यू थीका लेयर भी आ गई, एक थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होगी, टर्शरी फॉलिकल में। और टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। रिपीटेड क्वेश्चंस कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल सी होती है जो कि सराउंड होती है ग्रैन्युलोसा सेल से, तो उसके अंदर प्राइमरी oocyte है कि सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte का तो जिक्र ही नहीं हुआ, चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो चाहे सेकेंडरी फॉलिकल हो, oocyte क्या होगा, oocyte प्राइमरी oocyte होगा। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो रही है तो वहां पे एक कैविटी अंदर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एंट्रम। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी क्या है, प्राइमरी oocyte। अभी तक सेकेंडरी oocyte बना ही नहीं, अब आ रहा है सेकेंडरी oocyte बनने का टाइम। अब ये साइज में ग्रो किया, ठीक है, विद इन टर्शरी, और प्राइमरी oocyte ने अपनी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट की। कब कंप्लीट करेंगे, जब हम प्यूबर्टी रीच कर जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगी। और
एक पोलर बॉडी, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन तो होगा बट अनइक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोटिक डिवीजन को अभी तक तो हम लोग रिडक्शन डिवीजन और इक्वल डिवीजन मान रहे थे, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये क्या हुआ, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हुआ। एक लार्ज और हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनी और एक छोटू सा अलग सा फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। और ये सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर आएगी जोना पेल्यूसिडा। अब यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और सेकेंडरी oocytes से ओवम का रिलीज होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन, जो कि कब हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पर हो रहा है। बच्चों मैं ना तुम लोगों को जल्दी से oogenesis रिवाइज करवाती हूँ। सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग ऊगोनिया बनाते हैं, लेकिन हम लोग ऊगोनिया सिर्फ मदर के पेट के अंदर जब हम थे, मतलब जब बाहर निकले भी नहीं थे, तभी बन रहा था। और ये ऊगोनिया किसमें कन्वर्ट होता है, प्राइमरी oocyte में। और जब इस प्राइमरी oocyte के बाहर कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन जब बर्थ हुआ, बर्थ से प्यूबर्टी तक ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये डीजेनरेट कर गए बहुत सारे, और सिर्फ बचे 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल क्या थी, प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय प्राइम ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये प्राइमरी oocyte किस में अरेस्टेड है, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है ऑफ मियोटिक डिवीजन। अब क्या होगा, ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगी सेकेंडरी फॉलिकल में, मतलब इसके बाहर और भी ग्रैन्युलोसा सेल्स आएंगी, इनफैक्ट एक थीका लेयर भी आ जाएगी, आउटर थीका एक्सटर्ना, इनर थीका इंटरना। लेकिन अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है, इसमें कोई चेंज नहीं आया और ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में बदल जाएगा, लेकिन अभी भी ये जो प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जब टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्म कैविटी होगी जिसको बोलेंगे एंटेरम। लेकिन अब इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो टर्शरी फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल में। और यही ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte का मियोसिस होगा और वो क्या बना देगा, वो बना देगा ओवम। अब जब पहला मियोटिक डिवीजन हुआ था बच्चों, पहला जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ था और जो सेकेंडरी oocyte बना था, उसके साथ निकला था एक हेप्लॉइड बॉडी। अनइक्वल डिवीजन हुआ था यहाँ पे भी अनइक्वल डिवीजन होगा, इसके साथ निकलेगा एक अलग से छोटा सा हेप्लॉइड पोलर बॉडी। इनके पास मैक्सिमम बल्क होगा, इसके पास मैक्सिमम बल्क होगा, ये छोटू सा बस पोलर बॉडी होगा जिसका सिग्निफिकेंस बताया भी नहीं गया है एनसीईआरटी में। तो बस इतना सा तो था oogenesis। अब ओवम रिलीज हो गया, ओवम बाहर कैसे निकलेगा बच्चों, ये हम लोग करते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम में। देखो मम्मी के पास 46 था ऊगोनिया, ऊगोनिया का माइटोसिस हुआ और वो किसमें कन्वर्ट हुई, प्राइमरी oocyte में। यही प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाकर के अरेस्ट हो गई और सेकेंडरी oocyte बनाया, और सेकेंडरी oocyte फिर उसमें मियोसिस हुआ और अल्टीमेटली ओवम का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज सेकेंड, और उसके साथ क्या निकला, सेकेंड पोलर बॉडी। ये डायग्राम देखो, प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, अगेन प्राइमरी oocyte है, फिर टर्शरी फॉलिकल में अगेन प्राइमरी oocyte है। बस इसमें वापस से तुम्हारा क्या होगा, अंदर की प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, वो सेकेंडरी oocyte बनाएगी, मतलब ग्राफियन फॉलिकल बनाएगी, यही रप्चर करके अंदर से ओवम रिलीज करेगी।
और ये ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा? ये ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज कर गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहेगा, और यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? इंडोमेट्रियम को बोलेगा कि ये जो जाइगोट बना है स्पर्म और ओवम के मिलने से उसको अपने अंदर रख लो। लेकिन अगर वही प्रेग्नेंट नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म्स नहीं आया, तो ये डीजेनरेट कर जाएगा। ये डीजेनरेट करेगा तो यूटेरस के अंदर की लेयर भी डीजेनरेट कर जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने का। तो हम लोग जल्दी से फीमेल की गैमेट्स का फॉर्मेशन को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो फीमेल गैमेट बन रहा है उसको oogenesis बोलते हैं। oogenesis तो माँ के पेट में ही स्टार्ट हो जाता है जब मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स दैट इज oogonia बन रहे हैं। कोई और oogonia बर्थ के बाद ना बन रहा है ना ऐड हो रहा है। अब ये जो oogonia सेल्स है इनका डिवीजन होगा और ये प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो जाएंगे जिसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं, और यही प्राइमरी oocyte सराउंड होगी ग्रैन्युलोसा सेल से और प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएगी। और ये जब प्राइमरी फॉलिकल्स का डीजनरेशन होगा, बहुत सारा डीजनरेशन हो जाएगा, और प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ 60,000 टू 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बनेगा। फिर ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल्स में, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होंगे टर्शरी फॉलिकल्स में, और फिर यही टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा जो कि अनइक्वल होगा, और एक सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद सेकेंडरी oocyte बहुत सारा बल्क ले लेगी प्राइमरी oocyte का, और उसके बाद वापस से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगी, वो रप्चर होगी फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, और वही ओवम का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो प्रोसेस है जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है और सेकेंडरी oocyte रिलीज कर रहा है जो कि मैच्योर होकर के ओवम बना रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज ओव्यूलेशन बोलेंगे। बच्चों मैंने जब पढ़ाया था तो वहां पे गलती से सेकेंड मियोटिक डिवीजन बोल दिया था, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन है। यहाँ पे ये बस डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बना रही है? ओवम बना रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। अब तुमको इससे ही समझ आ गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हुआ। अभी मैंने तुमको एक ब्रीफ में समझाया ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे हुआ। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? अब बहुत सारी बच्चियां होंगी जो बोलेंगी कि मैम मुझे तो बहुत पेट दर्द होता है पीरियड्स में, मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि मुझे पीरियड्स ना आए। बच्चों बहुत रॉन्ग थिंकिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल बॉडी। आपकी साइकिल रेगुलर आ रही है, आप समझो कि आप बहुत ज्यादा लकी हो। जिनको भी प्रॉब्लम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली, उनकी प्रॉब्लम्स इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि पूछो मत। तब वो चाहते हैं पीरियड्स आए, पीरियड्स आए। पीरियड्स आने का मतलब क्या है? हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं फिर हम लोग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट में। क्यों नॉन प्राइमेट में क्या बोलते हैं इस साइकिल को? ईस्ट्रस साइकिल। मंकीज भी मेंस्ट्रुएट करती है, एप्स भी और हम भी। हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जब पहला वाला मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मिनार्च बोलेंगे। और जब मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा कब? 50 साल की उम्र में, तो उसको मेनोपॉज बोलेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, पीरियड्स जब बंद होता है तभी प्रेग्नेंट होती है। यंग एज में पीरियड्स बंद हो रहा है, यू कैन सस्पेक्ट प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे तुम्हारा डॉक्टर बुद्धि काम करना चाहिए। एनी फीमेल, तुम्हारी बहन, तुम या कोई भी, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, यू कैन थिंक कि दैट पर्सन कुड बी प्रेग्नेंट। उसका एक प्रेगनेंसी टेस्ट उसको डॉक्टर के पास भेज दो, बोलो प्रेगनेंसी टेस्ट करा दो। और यू कैन थिंक कि कोई स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रेस ले रही है एग्जाम का, उसको तुम कंसोल कर दो। दो रीजन पीरियड्स नहीं आते। अगर वही तुम्हारी दादी माँ, मम्मी के पीरियड्स आने बंद हो गए तो मम्मी को समझाओ, मम्मी तुम तो मेनोपॉज में आ गई हो, तुम्हारे तो पीरियड्स आने बंद हो ही जाएंगे। अच्छी बात है बंद हो गए, टाइम से बंद हो गए। अब पीरियड्स कितने दिन पे आते हैं? 28 टू 29 डेज पे आते हैं। जब एक ओवम रिलीज होता है, कब रिलीज होता है? हर साइकिल के मिडल में रिलीज होता है। मैंने तुम्हें कितने अच्छे से बताया कि जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte था, उस सेकेंडरी oocyte ने तो ओवम निकाल दिया, बना दिया, लेकिन ये ग्राफियन फॉलिकल ने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। ये अगर प्रेगनेंसी हो गई, मतलब ओवम स्पर्म से मिल गया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? ये जो इंडोमेट्रियम है उसको
बना करके रखेगा ताकि जो ज़ाइगोट है वो इसके अंदर आकर रह सके। लेकिन इन केस ओवम और स्पर्म्स नहीं मिले तो क्या होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट कर जाएगा और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा तो इंडोमेट्रियम क्या होगा? शेड करने लगेगा। तो इंडोमेट्रियम शेड करेगा तो क्या होगा? पीरियड्स होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट 5 डेज होता है पीरियड्स का, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कुछ नहीं, अंदर जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग है वही टूट रही है बच्चों, अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स, लिक्विड बना करके वजाइना से बाहर आ रही है। अगर रिलीज्ड ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तभी ऐसा हो रहा है। अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तुम्हारे, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, या तो तुमको कोई स्ट्रेस है, या तो तुम्हारा हेल्थ खराब है। ये याद रखना, मेंस्ट्रुअल ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं करता। अब तो हो गया, तुम एक साइकिल को तुम याद करो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले 5 दिन, बॉयज इमेजिन करने की कोशिश नहीं करो तो अपनी मम्मी से डिस्कस करो। इट्स हाई टाइम कि तुमको ये जो प्रॉब्लम है इसको सीरियस लेना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ जोक। आई एम नॉट टीचिंग जोक एंड दिस इज नॉट अ जोक चैप्टर। डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी भी मम्मी होगी। यू कैन डिस्कस विद द प्रॉब्लम्स। देयर मेनी मेल गायनिकोलॉजिस्ट भी है जो बाहर हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं। तो उसमें तो तुम्हें ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ जोक। यू कैन डिस्कस विद योर मदर, आज ही अपनी मम्मी से बैठ करके सब लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इनिशियली 3 से 5 दिन बच्चों ब्लीडिंग हुई, उसको बोला मेंस्ट्रुअल फेज। अब तुम सोचो क्या होगा? फिर तो ब्लीडिंग अगले महीने होगी। तो अगले महीने के बीच में 5 दिन से 25 दिन के बीच में क्या क्या हो रहा है? तो ये ओवम रिलीज हो गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? फॉलिक्यूलर फेज चलेगा। पीरियड्स आ गए, अब फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है? अब पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर वही अल्टीमेटली इंडोमेट्रियम रीजनरेट कर जाएगा। और यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस अंदर होते रहेंगे। एलएच और एफएसएच यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा 14th डे ऑफ द साइकिल में, मिडल ऑफ द साइकिल में, ऐसा होगा कि एलएच जो है, वैसे तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, एलएच थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब एलएच सर्ज होगा, एलएच ज्यादा होगा, ग्राफिक फॉलिकल टूट जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, जिसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। अब जब ये ओवम यहाँ पे बच्चों देखो रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, अब क्या? मैंने क्या बोला था? कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन बनाता है और वो इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है, और वो ही नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये डीजेनरेट कर गया तो ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग भी फिर टूटेगी और वापस से मेंस्ट्रुएशन होगा। ये साइकिल कंटिन्यूअस रिपीट होगा। कैसे? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ फॉलिक्यूलर फेज में, एलएच एफएसएच बढ़ रहा है, मिडल ऑफ द साइकिल में एलएच बहुत ज्यादा बढ़ गया, ओवम रिलीज हो गया। अब जब ओवम रिलीज हुआ मिडल ऑफ द साइकिल में, अब ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगी। अगर उस ओवम के पास स्पर्म आ गया तो कॉर्पस ल्यूटियम बोलेगी रुको रुको, मैं रुकती हूँ, मैं तुम्हें यूट्रस में इम्प्लांट होने दूंगी। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल गया फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये तो छोटी सी बच्ची है। तो वो डीजेनरेट कर जाएगी, बोलेगी अभी तो इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का टाइम है, तो मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा। हर साइकिल, हर मंथ ये रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ पे तुम्हारी डॉक्टर बुद्धि कैसे काम करनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई पेशेंट, कोई या फिर कोई भी तुम्हारी दोस्त या तुम सफर कर रही हो पीरियड्स की प्रॉब्लम से, इरेगुलर पीरियड्स चल रहे, तो हो सकता है तुम स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, तो अवॉइड स्ट्रेस। योगा कर सकती हो, मम्मी से बात कर सकती हो। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो मम्मी से बात कर सकती हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से नहीं आ रहा। पीरियड्स में फ्लो ज्यादा हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम है, तो भी तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है। तो यहाँ पे तुम्हें हर चीज रिलेट करते हुए चलना है। तो पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं होती है, यू हैव टू इमीडिएटली कंसल्ट योर गायनिकोलॉजिस्ट, जो भी कंसर्न डॉक्टर है। ठीक है? लेकिन इतना बेसिक तो तुम्हें समझ आ गया ना कि एग्जाम के प्रेशर में किसी का पीरियड्स नहीं आ रहा है तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो गलत चीजें होंगी तो फिर प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ठीक है? अब हमने पीरियड्स करवा लिया, लेकिन व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन हो गया?
मतलब ओवम के पास स्पर्म आ गया, सीमन रिलीज हुआ पेनिस से वजाइना में, इंसेमिनेशन हो गया, कोइटस हो गया। तो स्पर्म्स तो मोटाइल है, स्पर्म्स को मोटिलिटी सिक्रीशंस भी दे रहे हैं, उसके पास सब स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि वो मोटाइल है, और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वो पास करेंगे अब ये वजाइना के थ्रू घुसेगी ना, तो पहले उसको सर्विक्स मिलेगा, सर्विक्स के बाद यूट्रस मिलेगा। और देखो हमारी जो ओवम है वो कितनी ज्यादा मतलब स्टाइलिश है, वो तो कहीं जाना ही नहीं चाह रही, जैसे लड़कियां होती है ना, बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, लड़कियों के लिए कोई अच्छा सा वर्ड यूज करो, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। तो वो खुद से कहीं नहीं जाएगी, हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है, मेल्स पे डिपेंडेंट है। तो ओवर और यहाँ पे ओवरी रिलीज तो कर दिया, वो बस धीरे धीरे सिम्युलेटेड एपिथेलियम याद है तुमको, कहाँ पे प्रेजेंट था? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें रिवाइज करवाती हूँ, चैप्टर 7 में रिपीटेड पीवाईक्यूज है। हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम क्या कर रहा था, मूव कर रहा था पार्टिकल्स को, फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट था, फेलोपियन ट्यूब में अब क्या मूव करेगा, ओवम मूव करेगा, और कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते एम्प्यूला में पहुंच जाएगा। और यही एम्प्यूला में क्या होगा, फ्यूजन होगा स्पर्म और ओवम का। अब स्पर्म क्या डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा जोना पेल्यूसिडा के? हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पर्म को घुसने के लिए एक्रोजोम की जरूरत है, एक्रोजोम का सिक्रीशन ही हेल्प कर रहा है स्पर्म को ओवम के अंदर घुसने में, क्योंकि ओवम के पास भी तो जोना पेल्यूसिडा लेयर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या पढ़ा, एक बार में तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं, तो क्या हमारे बॉडी में सारे स्पर्म्स ही फर्टिलाइज कर देंगे क्या उनको? ये तो पैथोलॉजी, बच्चा क्या बनेगा भी, या फिर कोई लंगड़ा लूला टाइप का बच्चा बनेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारी फीमेल के पास इसकी भी कैपेबिलिटी है कि उसको पता है कि किस स्पर्म को उसको लेना है। तो जैसे ही बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे तो वो अपनी मेम्ब्रेन के अंदर एक कवच बना लेगी, वो कोई भी स्पर्म्स को एंट्री नहीं होने देगी, बस एक ही स्पर्म को अंदर घुसने देगी, वो पहचान लेगी। इसको बोलते हैं कैपेसिट, नहीं इसको कैपेसिटेशन नहीं बोलते। तो ऐसा हो रहा है, और जो एक्रोजोम के सिक्रीशन से जो स्पर्म्स की एंट्री हो रही है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब क्या होगा, मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte ने तो ओवम बनाया था, मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का कंप्लीट होगा और वो ओवम रिलीज करेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। अच्छा ये तो पहले की बात हो रही है, सॉरी सॉरी, ओवम उसके अंदर घुस गया, हाँ। तो ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन हो रहा है जिससे ओवम स्पर्म स्पर्म के अंदर ओवम घुस रहा है, उसको बोल रहे हैं कैपेसिटेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte का क्या होगा, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और वो ओवम रिलीज करेगा, और यही ओवम फिर क्या होंगे, स्पर्म्स के साथ मिलेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म की वाइबिलिटी कितने दिन तक होती है बच्चों, 48 to 72 आवर्स तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या स्पर्म्स कभी भी आएगा और कभी भी ओवम रिलीज होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? ऐसा नहीं है। स्पर्म को ओवम 2 से 3 दिन के अंदर चाहिए तो ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, ये वाला जो तुम्हारा oogenesis वाला पार्ट है ना, उसमें कुछ एक फेज जो है वो इनकम्प्लीट दिया गया है, कि जो सेकेंडरी जो स्पर्मेट सेकेंडरी oocyte जो होती है वो भी एक सेकेंडरी मतलब मियोसिस के एक स्टेज में जाकर के अरेस्ट हो जाती है, और जब तक उसको फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक वो उसका स्टेज अचीव नहीं होता। ये चीज तुम लोग अपने माइंड में बस याद रखो, लेकिन इन केस अगर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो सिंपली सेकेंडरी oocyte निकल जाती है, सिंपली तुम्हारा क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। गांव में, टीवी में हमेशा देखते होंगे, तुम लोगों ने फीमेल फीटिसाइड के बारे में तो सबने सुन रखा होगा, घर में लड़की गांव ये सब में पैदा होती है उसको मार देते हैं, और यही नहीं कि मम्मी को भी मार देते, कई बार दूसरी शादी करवाते हैं।
तो क्या मदर रिस्पॉन्सिबल है फीमेल चाइल्ड बनाने के लिए? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ। मम्मी के पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, पापा के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। ठीक है। मम्मी के पास दो एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स है। पापा के पास एक्स वाई है। अब मम्मी तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देगी, लेकिन पापा एक्स देंगे या फिर वाई देंगे। तो क्या मम्मी पे डिपेंड करता है कि मेल चाइल्ड होगा, कि पापा पे डिपेंड करता है? क्योंकि पापा अगर एक्स दे दिए तो फीमेल बन गई, लेकिन अगर पापा वाई दे दिए तो मेल बन गया। तो सेक्स किससे डिटरमाइन हुआ? फादर से, मदर से नहीं। लेकिन गांव के लोगों को ये कौन समझाए? फिर तुम समझाओगे? तुम्हारे घर में भी अगर इन केस ऐसा हो रहा होगा तो तुम्हें समझाना पड़ेगा। कई बार तुम देखते होगे कि किसी के घर में 3 लड़की 4 लड़की हुई जा रही है और कंटिन्यूअस वो बच्चे करे, क्योंकि उन्हें मेल चाइल्ड चाहिए। भैया क्यों? अब इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। जो भी बच्चे कोई गांव से पढ़ रहे होंगे तो अब उन्हें समझ आ गया होगा, वो अपने पापा को बैठ करके समझा सकते हैं कि पापा मैं डॉक्टर बन रही हूँ, मैंने कल ही ये पढ़ा। डोंट ट्रबल माई मदर, डोंट ट्रबल आंटी। कोई भी आस पड़ोस में कुछ ऐसा हो रहा होगा। फीमेल्स एक्स एक्स हमने देख लिया, मेल्स तो मेल्स के पास पावर होगी। अब यहाँ तक एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। मैंने यहाँ ओव्यूलेशन तक बता दिया था कि सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हो रही है उसको ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों पता है, प्राइमेट की रिप्रोडक्टिव साइकिल को बोलते हैं, जिसमें जब पहला मेंस्ट्रुएशन आता है प्यूबर्टी में तो मेनार्ज बोलते हैं। लेकिन और यही रिपीट कब होता है? 28 टू 29 डेज में। हर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। जो ओवम रिलीज हो रहा है उसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं ड्यूरिंग मिडल ऑफ द साइकिल। ये सारी बातें हमें पता है। मेजर इवेंट तो हमें पता ही है कि सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होगा, जो कि 3 से 5 दिन का होगा, जिसमें कुछ नहीं, इंडोमेट्रियम ही टूटेगा ब्लड वेसल्स के साथ और लिक्विड फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाएगा। मेंस्ट्रुएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अगर मेंस नहीं होंगे तो मतलब तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, फिर तुम्हें कोई भी स्ट्रेस या पुअर हेल्थ कंडीशन हो सकता है। ये मेंस होने के बाद फिर फॉलिकल का फेज आएगा, जब फॉलिकल डेवलप होकर के मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल बनाएंगे और बहुत सारा चेंजेस होगा ओवरी में, पिट्यूटरी हार्मोन्स में। उस हार्मोन्स में जब एलएच और एफएसएच मिडिल ऑफ द साइकिल में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसमें भी जब एलएच पीक पे आ जाएगा तो 14th डे पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा और ओवम रिलीज करेगा। और ये जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके जो ओवम रिलीज कर रहा है, जिसको ओव्यूलेशन बोल रहे हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो कॉर्पस ल्यूटियम इंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होगी तो वो डीजेनरेट कर जाएगा और उसी के वजह से मेंस्ट्रुएशन होगा। ये मेंस्ट्रुएशन 50 साल तक होता है, फिर बंद हो जाता है। बंद होने को बोलते हैं पॉज लग गया भैया, मेनोपॉज कर लो। स्टार्ट होने को आर्च बोला, मेनार्च। रुकने को मेनोपॉज बोला, मेनोपॉज। अब फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पे हम लोग आते हैं। हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में क्या पढ़ा? मेल, अब फीमेल के अंदर मेल गैमेट आ गया, इंसेमिनेशन हो गई। अब कैसे फर्टिलाइजेशन होगा? एक बार में तो लाखों लाखों स्पर्म्स मेल्स निकाल रहे हैं, तो क्या सारे स्पर्म घुस जाएंगे? नहीं, फीमेल्स बहुत समझदार है, तो क्या करेगी? वो एक ही स्पर्म को अंदर आने देगी, बाकी स्पर्म्स को अंदर आने नहीं देगी। वो जो एक स्पर्म अंदर घुस पाएगा उसमें एक्सोसोमल रिएक्शंस होंगी, जिसको हम लोग कैपेसिटेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू वो अंदर घुस पाएगा और फीमेल दूसरे स्पर्म्स को अंदर घुसने नहीं देगी। अब जब ऐसा हो गया, अब क्या होगा? सेकेंड, ये पार्ट उधर हम लोगों को नहीं बताया है oogenesis में। सेकेंडरी oocyte भी अपने मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट होती है तभी जाकर के सेकेंड पोलर बॉडी और एक हैप्लॉइड ओवम रिलीज होता है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। अब जब जाइगोट बन गया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मेल कैसे है, फीमेल कैसे, फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड बन रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? मम्मी की पापा? मम्मी तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम देगी, पापा एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं। मतलब इट इज द फादर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द मदर।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ज़ायगोट बन गया। ये इतना सुंदर डायग्राम है ना बच्चों, ये इतना सुंदर, जो मैंने पढ़ाया सब समझ आएगा। क्या हुआ देखो, ओवरी है, ओवरी में ओव्यूलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, इसी के पास क्या हुआ, स्पर्म्स आए, फर्टिलाइजेशन होकर के ज़ायगोट बन गया। कहाँ पे, एम्प्यूले में। अब वो मूव करेगा कहाँ पे, इस्थमस में, और इस्थमस से कहाँ पे आ जाएगा, यूटेरस में। और यूटेरस में क्या एक सेल जो है वो बहुत है इतना बड़ा इंसान बनाने के लिए, बच्चा बनाने के लिए नहीं। बार बार सेल्स को डिवाइड होने की जरूरत है, और इन सेल्स के अंदर डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे क्लिवेज। टू सेल, पहले टू सेल स्टेज बनेगी, फिर फोर सेल, फिर एट सेल, फिर 16 सेल, 8 to 16 वाले जो सेल्स हैं उसको बोलेंगे मॉड्यूला। और इन छोटी छोटी सेल्स का नाम क्या है, प्लास्टोमियर। और जैसे जैसे ही डिवाइड होगी सेल का साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या होगा, इक्वल होगा सब में, बट डीएनए क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब ये मॉड्यूला तक बनी, मॉड्यूला अल्टीमेटली किसमें बनेगा, इम्प्लांट होने के लिए क्या बन रहा था, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट। और वो जाकर के इम्प्लांट हो गया। क्या ब्लास्टोसिस्ट में भी दो लेयर है, आउटर लेयर जो कि ट्रोफोब्लास्ट है, जो कि बाहर अटैच हो रहा है एंडोमेट्रियम से, तो अंदर वाला लेयर क्या करेगा, अंदर वाला जो लेयर है वो एम्ब्रियो बनाएगा, इनर सेल मास बनाएगा। बाहर ट्रोफोप्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट लेयर का इम्प्लांटेशन हुआ है और प्रेगनेंसी हुई है, और अंदर वाला लेयर जो इनर सेल मास बना रहा है वही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब जब प्रेगनेंसी हो गई तो आगे क्या, इम्प्लांटेशन हो गया, अब आगे क्या, तो जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा अंदर, जब एम्ब्रियो बनेगा उसको खाना कौन देगा, कोई बताएगा। तो जब इम्प्लांटेशन हो गया तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है बच्चों, ये बहुत ध्यान से सुनना, तुम मान के चलो ये इंडोमेट्रियम है और ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट लेयर इम्प्लांट हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर में क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आएंगी, ध्यान से सुनना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब कोरियोनिक विलाय आएंगी। इसी कोरियोनिक विलाय के अराउंड क्या है, यूट्राइन टिश्यू ही है, इंडोमेट्रियल टिश्यू ही है, और मम्मी का ब्लड है, इसमें ब्लड भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो कोरियोनिक विला है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली, और ये जो यूट्राइन टिश्यू है, ये आपस में मिल जाएंगे, और ये मिल करके एक यूनिट बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्लेसेंटा, जिसके थ्रू क्या होगा, आवर। अब तुम इसको हिंदी में बोलते हैं आवर। और यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में। अंदर फीटस होगा और ये मैटरनल बॉडी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब बच्चे मदर से कैसे कनेक्टेड होते हैं, उसके पेट के थ्रू, पेट से क्या निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब यहीं से क्या हो रहा है, सारा सब्सटेंस, ऑक्सीजन आ रहा है, न्यूट्रिएंट आ रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। कितना सिंपल, कितना इजी, कि यूटेरस के इंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हुआ ट्रोफोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट का। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आई, और ये दोनों मिलाकर के प्लेसेंटा बना दिया। प्लेसेंटा कनेक्टेड है बेबी से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये प्लेसेंटा सिर्फ खाना दे रही है, नहीं, ये प्लेसेंटा हार्मोन्स बना रही है। कैसी हार्मोन्स, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में बन रही है ये। प्रेगनेंसी की हार्मोन्स रिलीज करेगी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपी। अगेन प्रेगनेंसी का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट एचसीजी, बीटा एचसीजी टेस्ट करते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, रूल आउट करने के लिए। यही एचसीजी हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाएगी। प्लेसेंटल लैक्टोजन बढ़ेगा प्रेगनेंसी में। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मली भी बढ़ता है। कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन तो नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। पहले से थायराइड है, थायराइड बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी। और लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ओवरी रिलीज करती है एक हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। अब सारे हार्मोन्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मदर को हार्मोन्स अब वो यूज अब नहीं हो रहे, बच्चा भी यूज कर रहा है, बच्चा मदर की थायराइड थायरोक्सिन को यूज कर रहा है। मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं इतने मदर में, क्योंकि बच्चा उनके बहुत सारी चीजों को यूज कर रहा है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें ये हार्मोन्स ज्यादा चाहिए। तो हमने पढ़ लिया ट्रोफोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन हो गया, अंदर वाले सेल का क्या, अंदर एम्ब्रियो बनेगा। अब इम्ब्रायो, इम्ब्रायो मतलब वही जाकर के ह्यूमन, मतलब बड़ा सा बच्चा बन रहा है। और हम लोग किसके बने हैं, सेल्स के। हमने पढ़ा था हमारे सेल में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। यही सारी टिश्यूज में प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यही इनर सेल मास ही स्टेम सेल है, यही सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को बना रही है। अब छोटू सा बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 4 से 5 हफ्ते का, 5 से 6 हफ्ते का बच्चा के अंदर क्या बनेगा, हार्ट। सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या बनता है, हार्ट। अब यहाँ पे तुम अपने आप को एज अ डॉक्टर कैसे सोचोगे,
कोई यूएसजी लेकर के आएगा, यूएसजी देखना तो नहीं आता और सीखना भी नहीं है अभी, तुम्हारे लेवल का है नहीं। लेकिन तुम एक बेसिक सा चीज़ जो उसका पहला स्कैन देखोगे, बोलोगे कि पूछ लेना कितने महीने का है? तो वो बोलेगी कि 2 महीने का है। तो तुम 2 महीने की सोनोग्राफी में हार्ट बीट देखना लिखा हुआ है कि नहीं? हार्ट बीट लिखा हुआ है मतलब प्रेगनेंसी क्या एब्नॉर्मल? नहीं है मतलब एब्नॉर्मल। छोटू-छोटू सा चीज़ अपनी डेली लाइफ में उतारना है। सेकंड मंथ में क्या करना है? लिम्स और डिजिट्स। क्या बनेगा? लिम्स और डिजिट्स बनेगा। 12 वीक्स में क्या बनेगा? पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, हाथ, पैर, जेनिटलिया सब बन गए 3 महीने में तो। 5वें महीने में फिर पहला मूवमेंट होगा पेट के अंदर बच्चे का, बहुत इंपॉर्टेंट। और हेयर्स आएँगे, कब आए हेयर्स? 5वें महीने में। और फिर छठे महीने 24वें हफ्ते पे क्या हुआ? बॉडी के ऊपर पूरी-पूरी हेयर आ गई, आईलिड सेपरेट हो गए, आईलैशेस बन गए। अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ 20 टू 24 वीक्स। यहाँ पे बच्चा ऑलमोस्ट फुल बन जाता है। तो तुम अपने घर में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बोलना कि एक स्पेशल स्कैन होती है, 3D स्कैन होती है मम्मी, वो कर मम्मी ने जो भी तुम्हारे घर में है उसको, वो करवा लीजिए। अभी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं वो पता चल जाएगा क्योंकि बच्चा ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है। एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ अब तो बच्चा बाहर आने को तैयार पटापट। अब बच्चा बाहर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पेट के अंदर था उस पीरियड को क्या बोला मैंने सबसे इंट्रोडक्शन में ही बताया, जेस्टेशनल पीरियड जो 9 महीने का पीरियड था। पार्चुरेशन भी बताया, डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब डिलीवरी कैसे हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस में, कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ये पार्चुरेशन का सिग्नल कैसे आता है बच्चों? हमारा बॉडी फिजियोलॉजिकली डेवलप, बच्चे को पता है उसको कब बाहर आना है। तो जब बच्चा पूरी तरह से बन गया और प्लेसेंटा, दोनों मिल करके उन्होंने स्टिमुलस भेजा और यूट्रस के पास मायोमेट्रियल लेयर थी, मस्कुलर लेयर थी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। और जैसे ही हल्का-हल्का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, यूटेरस ने क्या, मैटरनल पिट्यूटरी को पता चल गया। पिट्यूटरी ने क्या किया? ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया। हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन पढ़ा था, इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर, हम लोगों ने वहाँ पे इंजेक्शन ऑफ मिल्क भी पढ़ा था एंड डिलीवरी ऑफ बेबी में भी हेल्प करता है। तो बच्चे को खुद पता है उसको कब बाहर आना है। इन केस अगर दर्द पहले हो जाए, दर्द और डिलीवरी हो जाए, तो वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, उसमें बच्चे के बचने का चांस और वो पैथोलॉजिकल होती है। अब बच्चा हो गया, बच्चे को दूध तो पिलाओ, लैक्टेशन होगा जिससे मैमरी ग्लैंड्स मिल्क बनाएगी प्रेगनेंसी में। अब इनिशियली तुमने तुम लोगों को तुमने तो नहीं सुना होगा, लेकिन इनिशियली ऐसा होता है बच्चों कि इनिशियल डेज में मम्मी बोलती है मिल्क आ ही नहीं रहा, या तो फिर वो लोग बोलेगी येलो येलो आ रहा है। वो येलो येलो पिलाना है कि नहीं, दैट येलो येलो इज कोलेस्ट्रॉम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी फीमेल्स को ये बात पता नहीं है, उसके अंदर इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज होती है कि न्यूबॉर्न बेबीज को इतने सारे इन्फेक्शन से बचाती है। इसलिए बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हेल्दी बेबी बने। अब यहाँ पे कुछ मदर या फिर कुछ भी गाँव के लोग उनको शहद चटा देते हैं, पता नहीं उनकी क्या-क्या रीतियाँ होती हैं। बट दिस इज़ हाइली नॉट रिकमेंडेड। तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में अगर तुम किसी को देखो कि 6 मंथ तक अगर कोई भी पेरेंट उसको बाहर से पानी दे रहा है, बाहर का दूध दे रहा है, बाहर से शहद खिला रहा है, तो उनको मना करो। बोलो ब्रेन का डेवलपमेंट आपके बच्चे का दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो पाएगा, वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ तक रिवाइज़ करते हैं। ये बड़ा चैप्टर था। मेरे को लगता है आज तक सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इसी चैप्टर में लिया है। तो हमने क्या पढ़ा? ज़ाइगोट बन गया, लेकिन ज़ाइगोट तो एक सेल है, वो माइटोसिस शो करेगा, बहुत सारे डॉटर सेल्स अल्टीमेटली मॉड्यूला बना देगा। और जब मॉड्यूला जो कि 8 टू 16 सेल स्ट्रक्चर होगी और फिर फाइनली वो किसमें कन्वर्ट होगा? ब्लास्टोसिस्ट में। क्यों? क्योंकि उसको हमारे अंदर यूट्रस के अंदर एम्बेड होना है, इम्प्लांट होना है। उसमें भी कौन-सा लेयर? बाहर का ट्रोफोब्लास्ट लेयर, अंदर का लेयर बोलेगा मैं तो, मुझे रहने दो, मैं तो एम्ब्रियो बनाऊँगा। अब इम्प्लांटेशन भी हो गया। अब क्या, प्रेग्नेंट हो गई, अब बच्चे को न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन कैसे देंगे? ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी। ये जो यूट्राइन लेयर है, ये मिल करके ये दोनों क्या बनाएंगे? ये मिल करके प्लेसेंटा बनाएंगे। ये प्लेसेंटा से क्या होगा? बच्चा कनेक्टेड होगा किसके थ्रू? एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। और इससे क्या होगा? ऑक्सीजन जाएगा, खाना जाएगा, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होंगे? सारे बाहर आएंगे। यही चीज दिखा है। क्या सिर्फ यही काम है? नहीं, प्लेसेंटा तो हॉर्मोन्स भी रिलीज करेगी। ओवरी भी एक हार्मोन रिलीज करती है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है क्योंकि मदर का डिमांड बढ़ गया है, बच्चे की ग्रोथ की जरूरत है, मदर में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या जो एम्ब्रियो बना,
वो कैसे डिफरेंशिएट होगा? तो सबसे पहले हमें पता है हमारे सेल में बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। उससे वो सारे ऑर्गन्स बना दिया। एक सेल ने बहुत सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज बना दिए, और इसलिए बोलते हैं कि ये जो सेल्स है वो क्या है, स्टेम सेल्स है। अब सबसे पहले महीने में क्या होगा बच्चों, हार्ट बीट आएगी। फिर दूसरे महीने में क्या होगा, लिम्स और डिजिट्स आएंगे। फिर तीसरे महीने में मेजर ऑर्गन सिस्टम आएगा। और फिर 5वें महीने में तुम्हारा फर्स्ट मूवमेंट फील होगा। और 24वें हफ्ते पे तो बॉडी में हेयर, आईलिड्स, आईलैशेस सब बन जाएंगे। और 9 मंथ में बच्चा बाहर आने के लिए पका पका तैयार। कैसे बाहर आएगा, डिलीवरी को क्या बोलते हैं, तो पार्चुरेशन। उसमें होता क्या है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, फीटस को पता चल गया बाहर निकलने का टाइम आ गया है, फीटस और प्लेसेंटा बोलेगा चलो चलो हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, कैसे, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा करके। और अल्टीमेटली क्या होगा, डिलीवरी हो जाएगी। अब डिलीवरी हुई, बच्चे को दूध की जरूरत है, हमारा मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करके क्या बनाएगा, मिल्क। मिल्क बनाने को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। जो इनिशियल डेज में बन रहा है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जो कि बेबी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा एंटीबॉडीज है। और ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए बोला जाता है कि बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के लिए। तो आसपास कभी भी देखो कि कोई मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है तो उसको इसका इंपॉर्टेंस समझाओ। अगेन ये जो मैंने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पढ़ाया था, याद है, इसी से क्या हो रहा था, गोनाडोट्रोप्स रिलीज हो रहा था, याद है, एलएच और एफएसएच। एलएच कहाँ पे, मेल्स में भी रोल था एलएच का, और एफएसएच का फीमेल्स में भी एलएच और एफएसएच का रोल है। ठीक है, सब कुछ रिलेट करते हुए पढ़ना। ऑक्सीटोसिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, मिल्क का इजेक्शन और मिल्क और चाइल्ड बर्थ दोनों में इसका रोल है। अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि मिल्क बनवा रही है, तुम कैसे याद रखोगे, प्रोलैक्टिन इज फॉर्मिंग मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन इज इजेक्टिंग मिल्क। प्रो फॉर्म करेगा और ऑक्सीटोसिन इजेक्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है। और फीमेल का ओवरी हमने यहाँ से रिवाइज नहीं किया ना, सिर्फ टेस्टीज रिवाइज किया था। तो ओवरी में यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने देखा। ओवरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल की, और एक वह बना रही है ओवरी, ये हमें पता है। अब हमने क्या देखा, ओवरी के बाहर जो लाइनिंग थी वो स्ट्रोमा को कवर कर रही थी, और स्ट्रोमा क्या कॉर्टेक्स और मेडुला बना रहा है। और यहीं से हम लोगों ने पढ़ा कि ओवरी हॉर्मोन्स रिलीज कर रही है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कर रही है, प्रोजेस्टेरोन। हमने देखा जब फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं तब ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। अब जब फॉलिकल ग्रो हो गए और ओव्यूलेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है। तो ईस्ट्रोजन का क्या काम है, फीमेल जैसे ये मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये मेल्स का वॉइस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था, फीमेल्स के वॉइस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। मेल्स का सेक्स बिहेवियर, फीमेल का सेक्स बिहेवियर इधर हो गया। और प्रोजेस्टेरोन का रोल देखा, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा था तो वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहा था। साथ ही साथ ये मैमरी ग्लैंड्स पे भी काम करता है, मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करने के लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा अभी तक जो जो मैंने पढ़ाया। तो हमने पूरी चैप्टर पढ़ ली, और पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बताओ, बेसिक चीजें हमने पढ़ा कि ये जो हम कैसे बने और तुम कैसे बने की कहानी आज बस हमने पढ़ी। तो हमने पहले देखा कि पापा ने हमारे लिए एक स्पेशल सेल बनाया जिसको गैमेट नाम दिया, और इस गैमेट बनाने के प्रोसेस को पापा मम्मी ने बोल दिया गैमेटोजेनेसिस, और स्पेशल स्पेशल नाम रख दिया इसका, इसका नाम स्पर्म्स रख दिया, इसका नाम ओवम रख दिया। मम्मी बोली मैं तो कुछ नहीं करूंगी, पापा बोले ठीक है मैं स्पर्म्स तुम्हें दूंगा। तो कैसे देंगे, बाय मीन्स ऑफ इंसेमिनेशन के थ्रू उन्होंने उसको स्पर्म्स दे दिया। अब इंसेमिनेशन में इन मतलब अंदर स्पर्म दे रहे हैं क्या, स्पर्म अगर सेमाइनल फ्लूइड के साथ मिला हुआ है तो उसको सीमन बोलते हैं, तो इंसेमिनेशन हो गया। अब फीमेल के अंदर क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये और इस ओवम का मिलाप होगा जिसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब जब ये फर्टिलाइज हो गया तो ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा। अब ये जाइगोट अंदर नहीं रह सकता यूट्रस के, तो जाइगोट क्या करेगा, रुको रुको मैं ब्लास्टोसिस्ट में अपने आप को कन्वर्ट करता हूँ, यूट्रस तुम मुझे बाहर मत निकालो। तो यूट्रस बोलेगा ठीक है तुम इम्प्लांट हो जाओ मेरे अंदर, तो वो उसके अंदर इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट होने के बाद वो क्या बोलेगा कि मैं तो ग्रो करना चाहता हूँ, तो वो ग्रो करेगा इसके अंदर जिसको बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड। अब जब उसका 9 महीना हो गया बोलेगा है छोड़ो यूट्रस में, जो बाहर निकालो अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, और वो पैचुरेशन करके डिलीवरी करा देगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने पहले मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस,
उनके एक्सटर्नल जेनिटल या उनके डक्ट्स और ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, फिर फीमेल्स का हम लोगों ने सेम चीज़ पढ़ा, फिर दोनों ने कैसे गैमेटोजेनेसिस करके गैमेट्स बनाए, फिर गैमेट्स बनने के बाद कैसे दोनों का फर्टिलाइज़ेशन हुआ, फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद कैसे बच्चे की डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद जो इम्पोर्टेंट था तुम्हारा मिल्क प्रोडक्शन कैसे हुआ, प्रोलैक्टिन इज़ प्रो वो फॉर्म कर रहा है मिल्क को और जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है मिल्क को। ऑक्सीटोसिन का यूजेस हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स चैप्टर 19 से भी कनेक्ट करते हुए यहाँ पे सब कुछ रिवाइज किया है। थैंक यू। और कल हम लोग अब पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट में रिप्रोडक्शन हुआ, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन हुआ, ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कल। थैंक यू।